हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं स्वागत करता हूं आप सभी का यकीन फास्ट ट्रैक में, जहां पर मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। आप निश्चित रूप से फ्यूचर डॉक्टर्स बनेंगे, इसका पहले भरोसा रखें और तैयारी को बहुत मजबूती से करते जाना है। ठीक है, आपका नीट का जो पेपर होता है वो बहुत कठिन नहीं होता और इनऑर्गेनिक के लिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके एनसीईआरटी की लाइनों से उठ करके आने वाला है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि इनऑर्गेनिक का वो जो आपका एनसीईआरटी है ना, वो हर लाइन आपके दिमाग में टिकती नहीं है, क्योंकि आप समझ करके उसको नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझा सकूं लॉजिकली। आप कहेंगे भैया इनऑर्गेनिक में भी लॉजिक है। हाँ, निश्चित रूप से आप जिस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक की तरफ जाएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आप कहेंगे भैया ये ब्लॉक केमिस्ट्री तो रटने वाली चीज बताई गई थी। भरोसा मानिए और मेरा यह दावा है कि आपकी सबसे चहेती केमिस्ट्री का नाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। सबसे ज्यादा मोहब्बत आप इसी केमिस्ट्री के साथ करने वाले हैं। यहां से आपको भरपूर नंबर मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड में हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा और आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, जहां पे आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करते जाना है। जब मैं एक चैप्टर को कंप्लीट कर दूं, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 1, जैसे ये पढ़ाऊं तुरंत आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसके बाद उसको एक बार रिवाइज करिए। और जब ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर खत्म हो जाए तो आप एनसीईआरटी उठाइए और एक पेंसिल उठाइए और एक एक लाइन को पढ़ते जाइए। कौन सा पेपर बनेगा भाई जो बाहर से आएगा? आपको ये अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, एक अच्छे सीक्वेंस में मिल जाएगा, तो रटना कम पड़ेगा। और आपने एक बार एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली है तो निश्चित रूप से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैं आज आपको पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन दूंगा और यहीं पर मैं अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपको आईयूपीएसी नेम ऑफ 1012 118 तक के एलिमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में समझाया जाएगा। फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ाता हूं तो भैया यहां पर ज्यादा फोकस रखेंगे। और इसके जस्ट बाद आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया जाएगा। चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुना सुना लग रहा है कि भैया मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको सुना तो था, है ना? सुना था, जरूर सुना था, लेकिन यहां पर काम आने वाला है तो इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जाकर के बताऊंगा, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को रिलेट करूंगा। लेकिन ये शब्द क्या है, पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है, हेडिंग क्या हमारी, क्वांटम नंबर्स। क्या आप जानते हैं क्या होता है क्वांटम नंबर? वो नंबर्स हैं, ये 4 नंबर का एक सेट है जो डिफाइन करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां है। आपको एक एटम दिया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि बताइए कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कहां रह रहा होगा। ठीक है, आपको बताना, तो आप क्या करोगे, आप भैया उसका एड्रेस ढूंढोगे। और ढूंढोगे कैसे? उसके लिए क्वांटम नंबर्स बताए गए। कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हैं? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कि n लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सेल को डिनोट करता है। सेल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बोर बाबा ने दिया था। इसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको सबसेल के बारे में बताता है। ये सेल सबसेल सुना सुना लग रहा है सर, पढ़ा हुआ में सब आता है। अच्छा जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। अच्छा जी, अगला है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन को डिफाइन करता है। तो ये 4 चीजों को यूज करके हम क्या करते हैं भैया, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन करते हैं। तो इन चारों को क्या बोला जाता है? इस सेट को क्वांटम नंबर बोला जाता है। भैया ये मुझे पहले से आता था, क्यों पढ़ा रहे हो? निश्चित रूप से आता होगा मेरे भाई, लेकिन आगे मेरे को जरूरत है तो कोई ऐसा बच्चा ना हो मेरी क्लास में जिसको ये चीजें ना पता हो। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइएगा, बोर बाबा ने क्या बोला था सेल के बारे में? बोर बाबा ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि भैया देखो एक एटम है ना, तो वहां पे न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जहां रिवॉल्व कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ऐसा बोर बाबा ने बोला था। अच्छा जी, सबसेल के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर सुना सुना लग रहा है, ये तो कुछ SPDF टाइप का था। क्या था? SPDF।
ये क्या होते हैं? सब सेल्स होते हैं, ठीक है। और सेल को कैसे लिखा जाता है भैया? सेल लिखा जाएगा n इज इक्वल टू 1 2 3 समथिंग, है ना। ये बात तो समझ में आती होगी। यस सर। सबसेल में जैसे एस सबसेल है, तो एस सबसेल के लिए अगर मैं बोलूं एल की वैल्यू कितनी होगी तो कहोगे भैया 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होती है। कहानी ठीक है? यस सर। अब देखो जो ऑर्बिटल्स हैं, आप कहोगे भैया ऑर्बिटल क्या होते हैं? हमने तो सुना था एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, आप कह रहे हो सबसेल होता है। मेरे भाई साहब, एस सबसेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? एक ऑर्बिटल होते हैं। और जो ऑर्बिटल है उसी को क्या बोला जाएगा? देखो यार, एस सबसेल है, उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है, तो उसको भी एस ऑर्बिटल बोला जाएगा। पी सबसेल के अंदर, पी सबसेल के अंदर, ध्यान से सुनना एक एक शब्द, पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? ये मैं क्या लिख रहा हूं? ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल लिख रहा हूं, ठीक। अच्छा जी, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? आप कहेंगे भैया गैप समझ में आ गया मेरे को, ये 1 3, तो अगला होगा 5। ये क्या होगा भैया? अगला होगा 7, ठीक। तो एफ सबसेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे आप बताएंगे, मैं टेस्ट करना चाहता हूं आपका। भैया अभी कुछ पढ़ाया नहीं, पहले से टेस्ट करना शुरू कर दिया। अरे भाई सुनना, सवाल बड़ा आसान है। सबसेल है एस सबसेल, आपको यहां पे ये बताना है कि एस सबसेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम कितने रह सकते हैं। तो आप कहेंगे देखो भैया, जो हमारा एस सबसेल था उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से। इसका मतलब एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एस के बाद पी के बारे में आपसे पूछा गया, बताइए। पी के लिए आप बोलेंगे देखो 3 ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब यहां पे 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरीके से डी के लिए पूछा जाएगा, एफ के लिए पूछा जाएगा। बताइए बता देंगे कि नहीं? अरे बोलो भैया बता देंगे कि नहीं? अरे आता है लिख दो भाई। क्या डी के अंदर 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एफ के अंदर मैक्सिमम टोटल भैया कितना? 14 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। बेसिक बातें हैं, पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको रिलेट करते हैं। अजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाने के लिए आपने पढ़ा होगा अबाउ रूल, इसके बाद पढ़ा होगा आपने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इसके बाद पढ़ा होगा होन्स रूल। यहां पर मैं इन सब के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको याद करवाऊंगा अबाउ प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लोअर होती है, इलेक्ट्रॉन वहां पे आराम करना चाहता है, उसमें पहले जाना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहेगा। ठीक है ना जी? यस। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? लोअर एनर्जी स्टेट में। फिर हमने वहां पे पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो वहां पे भरने का तरीका क्या था, यहां पे मैं लिख के बताता हूं। ऐसे लिखेंगे, देखो भैया 1s, ठीक है। जब n इज इक्वल टू 1 होता है, आपको याद आ रहा सेल नंबर 1 में सिर्फ 1s होता है, क्या वहां पे 1p नाम की कोई चीज होती है? नहीं होती सर, ठीक है। तो अगला लिखेंगे क्या? 2s, फिर क्या लिखेंगे भैया? 2p, है ना। पहले देखो जब सेल नंबर 1 था तो सिर्फ s ऑर्बिटल, s सबसेल, दूसरे वाले में s के साथ p सबसेल भी होता है। अब अगले में जाएं, 3s के साथ साथ क्या होगा भैया? यहां पे सिर्फ 3p, 3s के साथ साथ क्या होगा? 3p, 3p के बाद अगले में आ जाइए, अगला क्या होगा? 4s, 4s के बाद यहां पे आप क्या लिखेंगे? 4p। आप बताइए क्या बीच में कुछ और भी आता है क्या? याद आ रहा है? 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं सर? याद आ रहा है 3d में जाते हैं। तो इसको मैं इसी तरीके से याद करा देता हूं, और ये चीज मेरे पीरियोडिक टेबल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या बोलेंगे? जब 4s और 4p लिखा तो बीच में अपन क्या लिखते हैं? 3d लिखते हैं। अब अगले में आ जाइएगा, अगला है 5s, और अगला यहां पे क्या लिखेंगे? 5p। तो जब अगला है देखो 5s 5p, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर 3d हो चुका है, तो यहां पर होगा 4d। क्या होगा? 4d। अगला लिखेंगे 6s, 6s के बाद आप लिख रहे हैं यहां पे क्या लिखेंगे भैया? 6p लिखना था, यहां पर आप लिख रहे होंगे 6p, लिख दिया सर 6p। अब देखिएगा 6x 6p, और क्या आएगा? देखो 3d 4d, इसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए? 5d। लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो तो 5d और 4f होता है। ये
कहां से ले रहे हैं हम? ये हमने पढ़ा था आप बाबू प्रिंसिपल के अंदर, ये तो मैं तुरंत आपको याद करवा दे रहा हूं, ठीक है जी। यस, अगला देखेंगे, अगला है 7s और अगला यहां पे ले लेते हैं 7p। ठीक, जैसे यहां पे 4f था तो यहां पे क्या हो जाएगा 5f और ये क्या होगा 6d। और हमें सिर्फ यहीं तक की कहानी पढ़नी होती है। तो फिलहाल आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले कहां गया 1s, वो भर गया तो फिर 2s, और जब 2s भर जाए फिर कहां जाएगा 2p में। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त। एक बार इसको ध्यान से ध्यानपूर्वक देख लें कृपया, है ना, इसका मैं यूज करने वाला हूं भाई। देख लो क्या मैंने बताया, पहले 1s लिखा, फिर दूसरे में क्या होगा 2s और अगला क्या होगा 2p, है ना, फिर क्या होगा 3s और 3p। ये तो सिंपल। अब क्या होगा 4s लिख दिया, 4p लिख दिया, बीच में क्या लिखेंगे 3d लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3d लिखेंगे। अब मैं आपको यहां पे एक चीज बताता हूं, आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से ये चीज आपको आती होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बात। आपने पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन ns में जा रहा है तो इसके बाद तुरंत कहां जाता है np में जाता है, ns में जाता है तो फिर np में जाता है। जैसे देखो ns का मतलब यहां पे 4s हो गया, n = 4, तो यहां पर क्या हो गया 4s 4p। फिर क्या बोलते हैं भैया, अगर d लिखना हो तो हम लिखते हैं n-1d। देखो तो ns के बाद पहले एक्चुअली अगर वहां पे d ऑर्बिटल है इस तरीके से तो आप क्या लिखते हो ns n-1d। और अगर f ऑर्बिटल भी है, मैं कह रहा हूं अगर है तो आप यहां पे लिखते हो n-2f। ये चीज पहले सुनी है कि नहीं बताइएगा, पहले ये बात सुन रखी है, ns फिर n-1d, इसके बाद n-2f और इसके बाद np, है ना, ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसका मतलब हुआ कि s और p के लिए सेम n देखने को मिलेगा और ये हर जगह देखने को मिलेगा, 4s रहेगा 4p रहेगा, लेकिन जब आप d लिखोगे तो इससे एक कम रहेगा। अब अगले में आ जाइए भैया, ये देखो 5s और फिर क्या लिखेगा p लिखेंगे तो भैया 5p, लेकिन d लिखोगे तो एक कम होगा, मतलब 5 - 1 आपकी बार 4 हो जाएगा। क्लियर है जी? यस सर। अब देखिए 6s तो यहां पे 7 लिखा हमने 6p, लेकिन अब क्या होगा देखिए, यहां पे अगर d लिखेंगे तो 1 घटाइए और अगर f लिखेंगे तो 2 घटाना पड़ेगा, 6 - 2f, इसका मतलब यहां पे इस तरीके से 4f लिखा जाएगा। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा 6d और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 7 है ना, n की वैल्यू कितनी है 7 है, तो अगला f लिखते वक्त आप 2 घटा करके लिखेंगे। तो आपके दिमाग में ये पूरी तरह से पिक्चर चिपक जानी चाहिए, शायद याद ही हो गया होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो आप देख रहे हो ना, यही पीरियोडिक टेबल है। कैसी बात कर रहे हो भाई, ये पीरियोडिक टेबल है? नहीं मैं नहीं मानता, चलो समझाओ भाई। ये है हमारा प्यारा पीरियोडिक टेबल। पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां जाता है 1s में जाता है, तो कुछ ऐसे यहां पे लिखेंगे, देखिएगा यहां पर आप लिखेंगे 1s, यहां पर लिखेंगे 2s, नीचे होगा 3s। ये जो 2 बॉक्स है ये 3s से रिलेटेड है, ये जो है किससे रिलेटेड है 2s से। आप कहेंगे भैया ये 1s वाले का एक डिब्बा कहां चला गया, ये रहा भैया, ये रहा। ये कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2। इसके लिए लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 1s1 इस बॉक्स के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस। अब देखो ये 3s के लिए 2 बॉक्स, अगला क्या है 4s, ये 2 बॉक्स, अगला क्या है भैया 5s। मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं पीछे वाले का नकल मार रहा हूं भाई। अरे 7 तक लिखा था, वैसे नकलची आदमी बन रहा हूं मैं, बस कुछ नया नहीं करूंगा। क्या करूंगा भैया, पीछे वाले का नकल मार लूंगा। नकल मारा तो भैया हमें ये मिल गया, यस सर ये मिला। इसके बाद 1s के बाद क्या 1p होता है क्या? नहीं होता। तो यहां पर हमने लिख दिया कि भैया देखो एक बॉक्स यहां है, एक बॉक्स यहां पे है। यहां पे आप पढ़ चुके होंगे वैसे, यहां पे हाइड्रोजन होता है और यहां पर हीलियम होता है, आगे बातचीत करेंगे। अब देखिए ये 2s है, 2s के बाद क्या होगा देखना, ये सब के सब जो 6 लोग दिख रहे हैं वो 2p के लोग होंगे। किसके? 2p। मैं अंदर लिख दे रहा हूं, ठीक है, किसके लोग होंगे भैया 2p के लोग होंगे। 2p यहां से लेकर कहां तक फैला होगा, यहां तक फैला होगा। इसके लिए आपको 6 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, मतलब 6 एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे, यहां पर 6 एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे, है ना? यस सर। अब अगला क्या होगा 2p के बाद 3p, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 3p, फिर क्या होगा 4p, इसके बाद 5p, इसके बाद 6p। ठीक, तो ये सारे के सारे लोग 6 लोग 6p की बिरादरी के, ये सब के सब 5p बिरादरी के, ये सब के सब
4p बिरादरी के। अरे बीच में कौन होता है? क्या 3s और 3p के बीच में कोई d ऑर्बिटल था क्या? अरे नहीं था भाई, नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा भैया। अरे देखो यार 3s 3p के बीच में कोई d नहीं है। d कब पहली बार पैदा हुआ? जब 4s और 4p था। अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल में भी दिखेगा क्या? यस, ये देखो, ये है 4s के दो बॉक्सेस, है ना। अच्छा, ये बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसको बोला जाता है, आगे मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन पहले ये देख लीजिए, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, जो ब्लॉक शब्द है वो सबसेल से रिलेटेड है। किससे? सब सेल से रिलेटेड। अब ध्यान सुनना, एस सबसेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं भैया जी? 2 हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर देखोगे 2-2 बॉक्सेस बनाए गए हैं। अच्छा, ये जो बिरादरी दिख रही है इनको बोला जाता है पी ब्लॉक। क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक। अब बताओ, पी सबसेल में, ध्यान सुनना, ब्लॉक मतलब सबसेल, तो पी सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रखे जा सकते हैं? 6। इसका मतलब यहां पे 6 बॉक्सेस होंगे और यहां पर एक बॉक्स के अंदर आप क्या करेंगे? एक एलिमेंट सेट कर रहे होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? यस। अब देखें, जहां पे मैं था वहां पहुंचता हूं कि 4s और 4p के बीच में ये कौन से लोग हैं? अरे भैया ये तो 10 हैं और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? 3d बोलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये 10 बॉक्स ही क्यों बनाए गए? क्योंकि d के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं 10, तो 10 हमें क्या करने हैं? एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखने हैं। ये जो 10 एलिमेंट का आपको एक सीरीज दिखाई दे रहा है यहां पर, आप कहेंगे भाई दिख तो नहीं रहा, अरे बॉक्स तो है ना। ये जो 10 बॉक्सेस इस तरीके से दिख रहे हैं, इनमें जो एलिमेंट्स भरे जाएंगे उनको बोला जाएगा कि ये 10 एलिमेंट्स 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से 5s और 5p के बीच में क्या आएगा भैया? 4d आएगा। ठीक है जी, 3d के बाद 4d, 4d के बाद क्या होगा? 5d, 5d के बाद क्या होगा? 6d। क्लियर है? तो क्या बोला जाएगा? ध्यान से सुनेंगे। अरे 3D के नीचे वाली जो यहां पे ये रो दिखाई दे रही है, ये 4D सीरीज है। इसके अंदर भी 10 एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, है ना। यहां देखो 6s और 6p के बीच में कौन दिखाई दे रहा है? 5d दिखाई दे रहा है। भैया यहां थोड़ा लोचा लग रहा है, आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, समझाना नहीं चाह रहे हो। आपने पीछे बताया था कि जब आप 6s लिखते हो, 6p लिखते हो, तो आपने बताया था यार 5d के साथ साथ 4f भी होता है। ये कहां गया? ये तो बताओ। यहां पे 4f तो नजर नहीं आ रहा, तो भैया जी वही समझा देता हूं, यही समझा देता हूं कि ये 4f कहां गया। देखेंगे ध्यान से सारे लोग देखना भैया। ये जो 5d का पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, इन दो एलिमेंट के बीच में, इन दो एलिमेंट्स के बीच में 14 एलिमेंट्स रहते हैं। क्या फालतू बातें कर रहे हो भैया? ये तो एकदम पचा नहीं, कतई वाहियात बात है, कतई वाहियात बात है भैया, ये दिमाग में ही नहीं जा रहा। क्या समझाना चाह रहे हो? दोबारा सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। हमने क्या बोला कि 6s और 6p के बीच में 5d और 4f दोनों होने चाहिए थे। आप तो सिर्फ 5d के 10 एलिमेंट्स दिखा के निकलने वाले थे। हैं, बताइए 4f के 14 एलिमेंट्स कहां गए? तो हमने कहा कि भैया जी इनको धक्के मार के पीरियोडिक टेबल के बाहर निकाल दिया गया, और इसको हम क्या बोलते हैं? 4f सीरीज। तो यहां इन दोनों के बीच में 4f सीरीज होता है। क्या होता है? 4f सीरीज। और इन्हीं को धक्के मारे गए, देखना भाई, इन्हीं को धक्के मार के निकाल के बाहर किया गया, है ना। यहां दो एलिमेंट्स के बीच में 14 एलिमेंट्स थे, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, और वो 4f के नाम से फेमस हैं। और 4f के देखना कितने हैं भैया? 1 2 3 4 5, इसी तरह के दिन हो गए, तो 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है 4f सीरीज। क्या बोला जाता है? 4f सीरीज। और इसी को लैंथेनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम लैंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, तो 4f सीरीज को हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। चलो भैया मान लिया आपकी बात, चलो मान लिया आपकी बात कि यहां पर क्या है? 4f है। क्या अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ठीक ठाक जा रहा है? क्या हम आप बाऊ के बताए हुए रूल के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को समझ पा रहे हैं? तो जवाब हो गया हाँ। अगली चीज पे आते हैं कि भैया हमारे पास क्या है? 4s, और यहां पर आगे सॉरी अगला यहां पे क्या है? 7s यार, 7s। तो 7s के बाद क्या आना चाहिए बताइए?
7s के बाद क्या आना चाहिए? तो आपने पढ़ा था 7s के बाद यहां पे क्या आएगा? 6d आएगा और क्या आएगा? 5f आएगा। 6d और क्या आएगा? 5f। भैया वो कहां है? 6d तो दिख रहा है। अब एक बात बताओ, ये 5f कहां है? उसका लोचा कहां है? शायद कुछ बच्चों को समझ में आ चुका होगा कि ये जो 5f है वो कुछ और नहीं बल्कि ये नीचे वाला है भैया। 4f के नीचे या डायरेक्ट 5f। जो आपको ये 14 एलिमेंट्स इस 4f के नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम 5f सीरीज या एक्टिनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। आगे ये भी बताऊंगा कि एक्टिनाइड क्यों कहते हैं, लेकिन अभी जानना है कि एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, तो 14 एलिमेंट इस 5f में है और 14 जो है 4f के अंदर है। ये जो 5f है ये कहां पाया जाता है? आपने कहा था यहां इन दोनों के बीच में 4f होता है, तो मैं कह रहा हूं उसी तरीके से इन दोनों के बीच में यहां जो एलिमेंट होगा और यहां जो एलिमेंट होगा उनके बीच में 14 एलिमेंट आएंगे जिनको हम 5f सीरीज या एक्टिनाइड सीरीज बोलेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? क्या आपने आप बाऊ के बताए हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियोडिक टेबल को रिलेट कर पा रही हैं क्या? अगर हां तो जवाब दीजिए। हाँ, शायद मजा आया होगा, आनंद आया होगा। इस छवि को आपने पहली बार देखा होगा, इस इमेज को इस तरीके से शायद आपने पहली बार सोचा और समझा होगा। आनंद आना जरूरी है, मजा आना जरूरी है। बस मैं एक चीज आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि भैया आप ये चीज बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा ही जल्दी भूल जाते हैं कि यार क्या भूलते हैं आप? ये भूलते हैं कि यहां पर 14 एलिमेंट्स हैं जो कि कुछ और नहीं 4f सीरीज है। यहां इन दोनों के बीच में कुछ और नहीं बल्कि 5f सीरीज है। बस आपको ये नहीं भूलना है, बाकी चीजें तो सीक्वेंस में चल रही हैं, आपको समझ में भी आ रहा है। बस आप यही भूलते हैं कि कब इनको धक्के मार के किस तरीके से निकाला गया था। आई होप आपको अब आनंद आ चुका होगा। अब एक बात और समझें, ये आपका एफ ब्लॉक है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? मैं पूछता हूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो आप कहेंगे देखो 4f के अंदर 14 होते हैं, 5 के अंदर भी 14, मतलब क्या हो गया 14 प्लस 14, इतना तो आता होगा 28 करके कुछ बोल देंगे आप। इतनी बात समझ में आ गई? यस। तो ये रहा हमारा एस ब्लॉक, फिर इसके बाद हमारा ये पी ब्लॉक, इसके बाद बीच में ये डी ब्लॉक और यहां पर एफ ब्लॉक। कोई अब तुमसे पूछ ले कि आखिरकार इस एस ब्लॉक के अंदर जब हम यहां पे देखते हैं 2 ही एलिमेंट क्यों रख रहे हैं, जब हम यहां पे देखते हैं तो 6 एलिमेंट्स क्यों रख रहे हैं पी ब्लॉक के अंदर? अगर कोई ये पूछ ले कि डी ब्लॉक के अंदर जो 3D सीरीज है उसमें 10 ही एलिमेंट क्यों रहते हैं, कोई अगर ये पूछ ले कि एफ ब्लॉक के अंदर 14 एलिमेंट्स क्यों रहते हैं, तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? शायद आप इसका जवाब दे पाएंगे कि भैया जी देखो, जो ब्लॉक है वो सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उसी के हिसाब से यहां पर क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे हमें पढ़ना है एटॉमिक नंबर। देखिएगा, एटॉमिक नंबर वाले पॉइंट पर आऊंगा। एक बार मैं पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से यहां पे प्रेजेंट करना चाहता हूं। क्या मैं ये मान लूं कि आपको पीरियोडिक टेबल आती होगी, मतलब याद होगा? मेरी समझ से याद होना चाहिए कि हलीना की रब से फरियाद, ये चीजें आपको आती होंगी, है ना, बचपन से अपन सीखते जा रहे हैं। ओके, अगला देखते हैं। ये पहले ग्रुप के बाद दूसरी चीज आती है। हमने एक शब्द बोला ग्रुप, उसको मैं डिफाइन करूंगा थोड़ी देर में, है ना। इसके बाद क्या है भैया? बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी, ये चीज भी आपने सुनी होगी। और ये लोग कहां पे हैं भैया? ये लोग एस ब्लॉक के अंदर हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये भाई साहब कौन है? ये है बोरॉन की फैमिली। बोरॉन इसका लीडर है और उसकी ये फैमिली है ना। बोरॉन फैमिली क्या है? बैगन आलू गाजर इन थैला, शायद आपको आता होगा ना। कहें सीता जी सुनो प्रभु। अगला होगा नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, और इसके बाद उससे टीपो, मतलब कि नकल मार लो। पहली बार कोई टीचर ये बोल रहा होगा भैया यहाँ पे नकलची स्वभाव अपना दिखा सकते हो। अगले पर आ जाइए, यहाँ पर क्या है? FCLBRIAT, ठीक है। और इसके बाद आएगा हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, है ना। ये कहानी आपने सुनी होगी और आपको आता होगा। अब देख लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा भैया। अब एक बात बताइए, ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं, आप अक्सर ये भूल जाते हैं कि 3D सीरीज का जन्म कब हुआ और किनके बीच में हुआ। तो देख लें भैया, देख लें भैया, 3D सीरीज पहली बार जन्मी है कैल्शियम से लेकर के गैलियम के बीच में। कितने एलिमेंट्स होंगे भैया? आप कह रहे हो 3D सीरीज, तो डी के अंदर तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका मतलब
समझ रहे हैं? यहां पर कितने लोग होंगे? 10 एलिमेंट्स होंगे, है ना। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, निश्चित रूप से आपको आना चाहिए। इसके बाद देख लीजिएगा, ये हमने याद कराया है। शकीला एसी में रहती है, टीना जोर से हाफ रही है, ठीक है। ये क्या था? वो नवाब था दबंग, वो नवाब था दबंग, वो नवाब था दबंग। एक मिनट भाई, ये खिसक गए थे, है ना। ओके, अब अगले पर आ जाते हैं। क्राइंग मोटी वाइफ, आपको यहां तक याद रखना है। इसके बाद मंतक रेखा, इसके बाद अगला क्या है? फिर रोया ओसामा, फिर रोया ओसामा। अगला है कौन रहेगा ईरान में, अगला है नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, और इसके बाद है क्यों आगे आऊं, और अगला क्या है भैया? जिंदगी कैडबरी हो गई है। जिंदगी क्या हो गई है? कैडबरी हो गई। तो पहले तो आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए। कौन किसके नीचे आता है, कौन सा एलिमेंट कहां पर स्थित है, यह दिमाग में सेट होना चाहिए। कौन सा एस ब्लॉक में है, कौन सा पी ब्लॉक में है, कौन सा डी ब्लॉक में है, इतनी चीज पहले याद हो। अब जो मैं आपको यहां प्रस्तुत करूंगा, इसको याद करने की खास जरूरत नहीं होती। देख लेंगे, यहां तक याद रहना जरूरी होता है। इसके बाद ये वाली चीज कोई खास याद रखने के लिए ठीक नहीं है, मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब देखें, हमने एस, पी और डी समझ लिया। इसके बाद आता है एफ ब्लॉक। ये जो आप देख रहे हैं, ये कौन है भैया? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि ये 4F सीरीज है। ये क्या है? ये 4F सीरीज है। अगला देखें भैया, ये कौन है? ये 5F सीरीज है, मतलब कि एक्टिनाइड है। ऊपर वाला क्या था? लैंथेनाइड। नीचे वाला क्या है भैया जी? देख लें यहां पर हो जाएगा 5F सीरीज या एक्टिनाइड। नीचे वाला एक्टिनाइड, ऊपर वाला लैंथेनाइड। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है क्या? पहले बताएं, कृपया बताएं, इतनी बात क्लियर है क्या? सर पहले से जानते हैं, इसमें क्या ही बता रहे हो आप। अच्छा जी, कोई बात नहीं। यहां पे आपको मैं एटॉमिक नंबर सिखाने वाला हूं। देखो, एटॉमिक नंबर हमें पता है। देखो, अगर ये 1 है तो उधर 2 है, 1 2। इसके बाद हम कहां जाएंगे? 3 4। जिस तरीके से हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का, उसी तरीके से यहां पे भी है। 1 2 3 4, फिर क्या होगा? 5 6 7 8 9 10। तो मैं ये याद नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये जो है ना, ये इसको बोला जाता है इनर्ट गैस। इसको क्या बोला जाता है? इनर्ट गैस। बस मैं आपको इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना चाहूंगा और उनके एटॉमिक नंबर सिखाना चाहूंगा। तो पहले मैं आपको उनके एटॉमिक नंबर याद करवाता हूं। बताइए, हीलियम का कितना होगा? हीलियम का बोलो, यहां पे लिखने के लिए ठीक नहीं है, तो मैं एक बार रुकिएगा, मिनट। हाँ, अब शायद जगह हो गई है। हीलियम का होता भैया कितना? 2। अरे यार, वो 1 है तो ये 2 हो जाएगा। इसके बाद बताइए क्या लिखा जाएगा? नियॉन का कितना लिखा जाएगा? कई लोगों को याद होगा, सर 10 लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। कैसे आया 10? तो आप कहेंगे, देखिए, जब यहां पे 2 हुआ तो नियॉन तक आने में आपको 8 एलिमेंट और ऐड करने पड़े, है ना। तो 2 में कितने जोड़ दिए भैया? 8 जोड़ दिए, 10 हो जाएगा। अब आर्गन तक आने में कितने जोड़ने पड़ेंगे? देखो भाई, 2 यहां पे है और यहां पे 6, मतलब 8। इसका मतलब हो गया यहां पर 18 हो जाएगा। आर्गन का कितना भैया? 18, है ना। नियॉन का कितना? 10। क्रिप्टन का कितना होगा? आप बताइए, यहां पर आप कितना जोड़ेंगे? तो आप यहां पर 18 जोड़ेंगे। अब मन में सवाल आएगा कि 18 से डायरेक्ट 36 कैसे हो गया? अब की बार आपने 8 क्यों नहीं जोड़ा? अब की बार आपने 18 ही क्यों जोड़ा? क्यों का जवाब दो ना, तब तो समझो कुछ पढ़ा रहे हो। अच्छा जी, आ जाइए, देख लीजिए। देखो, आर्गन है ना, आर्गन के बाद क्या आता है? एस। तो एस आया ब्लॉक, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के बाद आप क्या देख रहे हो? यहां पे देखना भैया, यहां पे क्या लिख रहे? यहां पे आप लिखोगे डी ना। देखो भाई, आर्गन के बाद आप आते हो, ये 2 पढ़ेंगे तो एस लिख दिया, ये डी पढ़ेंगे तो पूरा डी लिख दिया। इसके बाद देखो, के आर तक आने में क्या पड़ेगा भैया? पी पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? पी। यही ना भाई जी? सर इससे क्या आएगा समझ में? देखो यार, सब समझ में आता है, आनंद आएगा। बताइए, एस के अंदर टोटल मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। डी के अंदर मैक्सिमम कितने हैं भैया? 10। पी के अंदर कितने हैं? बोलो भैया 6। टोटल कितने? 18। भैया उनके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से क्या सेंस बनता है? अरे भैया, आपको बताया गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही एलिमेंट्स वहां पर आएंगे। जैसे यहां पर देखो 2 है, यहां पर 2 एलिमेंट, यहां पर देखो 10 एलिमेंट, तो इसके लिए मैंने 10 लिखा है, और इसके बाद 6 एलिमेंट, इसलिए मैंने 6 लिखा है। तो सब जोड़ दोगे, पढ़े लिखे लोग हैं तो 18 जरूर बता ले जाएंगे। ठीक है, तो 18 पहले से था तो अगले वाले में 18 जोड़ करके 36 हुआ। क्यों हुआ? रीजन समझ में आना चाहिए। अच्छा, अगले पर आ जाइए। 36 के बाद बताइए क्या होगा?
बताइए 36 के बाद क्या होगा? आप कहेंगे इसमें कोई खास अंतर तो लग नहीं रहा है, जैसा ये था वैसा यहां पर देखिए एस ब्लॉक आता है, फिर डी वाला ब्लॉक आ जाता है, फिर पी आ जाता है। इसका मतलब फिर से 18 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 18 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। देख लीजिए उसमें क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 54। तो अब की बार 18 जोड़ा। अब देखिएगा क्या हम अब की बार Rn का जब वो एटॉमिक नंबर लिखें तो क्या हम दोबारा 18 जोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, बेईमानी हो जाएगी अगर जोड़ेंगे तो। अब की बार आपको 32 जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा भाई? उसका रीजन सीख लीजिए। देखो भाई वो जेनॉन को ध्यान रखना, जेनॉन के बाद यहां पर आएगा सीजीएम CS। तो देखिए पहले क्या मिला? S, तो चलो S के 2 लिख दिए। इसके बाद क्या मिला? D, तो D के हमने 10 लिख दिए, और इसके बाद हमने 6 लिख दिए। तो यार आपकी बार फिर से 18 आना था। नहीं, एक चीज हम भूल रहे हैं, वो है कि भैया LA और HF जो यहां पर लिखे गए हैं, इनके बीच में कौन होता है? बताइए इनके बीच में कौन होता है? अरे इनके बीच में 4F सीरीज होता है। क्या होता है? इनके बीच में 4F सीरीज होता है। इनके बीच में 4F सीरीज होता है और इनके बीच में 5F सीरीज होता है। ये बात मैंने बोला था ना, आप भूल जाएंगे, मत भूलिए, याद रखिए। अब देखो क्या होगा, जब S था, D था और P था तब तो 18 आ रहा था, लेकिन अब साथ साथ इसके क्या ऐड हो गया? F भी ऐड हो गया। तो F के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? अरे भैया 4F में कितने एलिमेंट्स हैं? आप कहेंगे 14 एलिमेंट्स हैं। तो इनको जोड़ करके कितना आएगा? 32। इसका मतलब अगर आप जेनॉन टू Rn जा रहे हैं तो इनके बीच में 32 एलिमेंट्स आएंगे। तो निश्चित रूप से Rn का जो एटॉमिक नंबर होगा वो ऊपर वाले में 32 जोड़ करके आएगा। 32 जोड़ते ही ये 86 हो जाएगा। और जैसे 86 हुआ, आपसे मैं ये पूछूं OG का कितना होगा, तो आप कहेंगे अरे इसमें भी 32 जोड़ दो। एक आध बच्चे का जरूर सवाल होगा, अब की बार 32 क्यों जोड़ा? उसका रीजन बताइए। उसका रीजन तुरंत समझ लीजिए। उसका रीजन ये है मेरे भैया, ध्यान सुनना। उसका रीजन है कि देखो S ब्लॉक, ये रहा D ब्लॉक, और D के साथ साथ 5F, और यहां पर रहा P। इसका मतलब SPDF सब लोग हैं, तो 32 एलिमेंट्स यहां भी आएंगे Rn के बाद OG तक पहुंचने के लिए। इस वजह से आपको 32 जोड़ना पड़ेगा। आनंद आया क्या? ये बात समझ में आई क्या? यस, ऐसा फील सा आना चाहिए एकदम, है ना, लगे कि भाई हमने कुछ सीखा है ना। अच्छा जी, अब मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूंगा, ये चीज तो आप नोट डाउन कर लें, अगला सवाल कुछ और होगा। अब आपसे मैं ये पूछूंगा कि एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, ये जो LA है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? LA का एटॉमिक नंबर कितना है? चलिए बताइए, सोचिए, बताइए, ध्यान दीजिए, बताइए। चलिए LA का एटॉमिक नंबर निकालते हैं। LA का एटॉमिक नंबर, मैं आपको इस तरीके से सिखाना चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये पीरियोडिक टेबल फीड हो और बाकी चीजें आप उससे अपने आप निकाल ले जाएं। देखो अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगा, आपको ये पता नहीं होगा कि एलिमेंट के नीचे क्या है, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मजा नहीं उठा पाएंगे। अगर आनंद लेना है, उनसे प्यार मोहब्बत करना है, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना भाई जी? यस सर। तो जो हमारा LA है, लैंथेनम है, आपसे पूछा गया उसका बता दीजिए हमें एटॉमिक नंबर। आप कहेंगे देखो LA के पहले देखिए कौन आता है। हमेशा दिमाग में क्या चलना चाहिए? इनर्ट गैस चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? इनर्ट गैस। तो सुनिए, आपसे पूछा गया LA, तो सोचो LA से जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस था? LA से जस्ट पहले कौन? जेनॉन। जेनॉन का कितना है? 54। अगर इसका 54 है तो ये CS का कितना होगा? 55। इसका कितना होगा? 56। तो इसका कितना हो जाएगा? 57। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 57। इसका 57। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए HF का कितना होगा? ये जो HF है इसका कितना होगा? अरे भैया बहुत आसान है, अरे ये 57, ये 58 है ना। अरे इसका 58 लिख दो, हो गया काम। नहीं भैया 58 नहीं होगा। अरे याद करो कि भैया जी LA और HF के बीच में 14 एलिमेंट्स, मतलब कि 4F सीरीज, CE यहां से सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के 14 लोग कहां रहते हैं? LA और HF के बीच में रहते हैं। आप इसको कुछ इस तरीके समझिए कि LA आगे की तरफ है, इसके पीछे 14 एलिमेंट्स लगाए गए हैं। बस उसको समझाने के लिए नीचे रख दिया जाता है। तो आप क्या करिए, LA में 14 जोड़िए, तब जाकर के HF आएगा मेरे भाई। अच्छा, एक बात बताओ भैया, अगर आप ये लाइन सही बता रहे हो
अगर आप ये लाइन सही बता रहे हो तो यार इस सीरियम का कितना होना चाहिए? La के जस्ट बाद सीरियम होना चाहिए, मतलब इसका 58 होना चाहिए। क्या मैं सही बोल पा रहा हूं? अरे देखो भाई, इन्हीं के बीच में ये पूरी की पूरी लाइन है, तो भाई La के जस्ट बाद तो C आएगा, C के बाद PRND करते करते आप LU तक जाएंगे 14 एलिमेंट्स। तो बताइए यहां पर अगर 58 है तो 58 इसके बाद क्या हो जाएगा? 59, 60, इस तरीके से यहां पर कितना आएगा? यहां पर आएगा 71। यहां पे कितना आएगा? 71। तो देखो भैया, C का हो गया 58 और इसका हो गया 71। तो यहां पे HF का LU के जस्ट बाद HF आएगा, क्योंकि 14 लोग बीच में थे ना जी, तो लास्ट वाला कौन है? LU 71। तो इसका कितना होगा? 72। अरे बोल दो ना यार, कितना होगा? 72। मान गए भैया, मान गए, एकदम समझ में आ रहा है कि हाँ इन दोनों के बीच में ये भाई साहब लोग होंगे। तो देखिए आपको 4F सीरीज भी समझ में आ गई कि 4F सीरीज में एटॉमिक नंबर की शुरुआत हुई है 58 से और लास्ट में आ रहा है 71। अब मैं आपसे इसी के आधार पर एक सवाल पूछता हूं कि AC और RF इन दोनों का आप यहां पे बता दीजिए हमें एटॉमिक नंबर, बता दीजिए। उन्हीं आधार पर आपको ना पीरियोडिक टेबल के आधार पर एटॉमिक नंबर बताना है। तो आप क्या बोलोगे? अच्छा जी, AC के जस्ट पहले कौन था? आप कहेंगे यहां पर RN था। अरे कौन था? RN था। और RN का एटॉमिक नंबर कितना? बोलो भैया कितना? 86। अगर वहां पर 86 तो ये हो जाएगा 87, 88, 88 के बाद ये कितना हो जाएगा? बोलो 89। तो हो जाएगा 89। वैसे देखो एक्टिनाइड मतलब एक्टिनियम का 89 आ रहा है, ठीक है जी, थोड़ा बोलने में भी सेम सिमिलर लग रहा है। अच्छा जी, अब मैं पूछता हूं आपका RF का कितना होगा? तब भी वही दिमाग लगाना है कि 14 का गैप रखना है। इसका मतलब AC का कितना हुआ वहां पे? 89। तो भैया इस TH का कितना होगा? सर यहां पर TH का क्यों बताने लग गए? अरे भैया AC और RF के बीच में ये TH से लेकर के LR तक होते हैं। यहां पर थोरियम से लॉरेंसियम तक के जो 14 लोग हैं वो इन दोनों के बीच में आते हैं, क्योंकि ये 5F सीरीज है ना जी? यस सर। तो क्या करेंगे बताइए? AC का है अगर 89 तो थोरियम को हो जाएगा 90, और इसी तरीके से जब आप 14 तक गिनते हुए आएंगे तो ये हो जाएगा 103। लॉरेंसियम का हो जाएगा 103। अगर ये लॉरेंसियम का 103, इसके बाद क्या आएगा? RF। तो भैया यहां पे आप क्या लिखोगे? 104। एकदम क्लियर है? यस। और एक दूसरा तरीका और भी है कि देखो, अगर यहां पर La का 57 है तो डायरेक्ट आप क्या जोड़ दीजिए? 32 जोड़ दीजिए, आपको एक्टिनियम का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लैंथनम से एक्टिनियम तक का क्या मिल जाए? 32 का गैप, है ना? यहां पे दो एलिमेंट के बीच में 32 का गैप, यहां पर भी 32 का गैप। इसका मतलब आपको क्या करना है? 72 में कितना जोड़ देना था? प्लस 32 कर देना था, है ना? अब आपको शायद लगा होगा कि हाँ यार, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को गढ़ा गया है, बनाया गया है। आप बाउ का रूल किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में लगता है वो समझ में आ गया। बोलो समझ में आ गया क्या? इतनी कहानी समझ में आ गई है क्या? यस सर। अच्छा, मैं यहां पे एक चीज समझाना चाहता हूं, वो ये है कि चलिए मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यार हमारे पास ना एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर, मैं आपसे पूछता हूं एक एलिमेंट मान लो X है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर 49 है। क्या है? 49 है। तो मुझे ये बताइए ये किस फैमिली के अंदर आएगा? फैमिली मतलब समझाता हूं क्या होता है। देखो, ये जो लिथियम से लेकर के Fr तक है उसको बोलते हैं लिथियम से लेकर के, हाइड्रोजन क्या है? अलग है, आगे मैं समझाऊंगा हाइड्रोजन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, आगे सबके बारे में बात होगी। फिलहाल लिथियम से Fr तक के लोग, सॉरी एक मिनट भाई, हाँ, सीरियम यहां लिथियम से Fr तक के लोग, लिथियम से क्या भैया Fr तक के लोग क्या बोले जाते हैं? एल्कली मेटल्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? एल्कली मेटल्स बोले जाते हैं।
तो लिथियम से लेकर के Fr तक के सब लोग एल्कली मेटल्स बोले जाते हैं, और बेरिलियम से लेकर के Ra तक के सब लोग क्या बोले जाते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोले जाते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोले जाते हैं, है ना। तो Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra तक में सब लोग एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोले जाते हैं। लाइन क्लियर है क्या? यस सर। अगली चीज देखना भैया, यहां पे समझना, ये जो सारे लोग हैं ना, इनमें क्या बोले जाते हैं, ये सारे के सारे लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोले जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोल जाते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना, नहीं तो आप यही समझोगे कि रट्टा मारना पड़ रहा है। तो मैं उसको इस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा कि आपको वो फील कराएगा कि यार ये तो हमें अपने आप याद हो गया। ठीक है, वो मैं आपको डी ब्लॉक में समझाऊंगा। फिलहाल आप माने ये जो चीजें लिखी गई इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो जो डी ब्लॉक है, ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। एक चीज को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा कि यार यहां पर भी लिखा है एल्कली मेटल्स, यहां पर भी लिखा है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, फिर लिखा है ट्रांजिशन मेटल्स। मतलब यहां से आगे के इधर आगे के जितने भी लोग हैं ये सब के सब मेटल्स हैं। भैया ये मेटल क्या होते हैं? मेटल वो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन आपको इज्जत से आराम से देना पसंद करते हैं। नॉन मेटल वो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं, और मेटलॉइड वो लोग हैं जो दोनों काम कर सकें, जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन रिसीव भी कर सकते हैं। ये होता है डेफिनेशन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड का। ये सारी कहानी आपको 10th लेवल पे ही पढ़ा दी जाती है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। देखें भैया, ध्यान सुने भैया, ये जो बोरॉन की फैमिली है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये क्या बोले जाते हैं, ये बोरॉन फैमिली के नाम से फेमस है। किस नाम से फेमस है? बोरॉन की फैमिली। ये तो बड़ा आसान है ना, बोरॉन की फैमिली। अगला क्या है? कार्बन की फैमिली, ये कहें सीता जी सुनो प्रभु। अगला है नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को एक स्पेशल नाम दिया जाता है निक्टोजेंस, PNI, निक, है ना, निक्टोजेंस। अब आप सोचेंगे यार ये निक्टोजेंस तो मेरे दिमाग में नहीं चढ़ रहा भैया, मैं तो भूल जाऊंगा, मेरे को याद नहीं रहेगा। मैं क्या पता निक्टोजेंस बोल दूं इस कार्बन की फैमिली को, मैं भूल जाऊं, क्या पता मैं ऑक्सीजन की फैमिली को निक्टोजेंस बोल दूं। तो भैया जी ध्यान से सुनेंगे, देखो ये मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन की फैमिली। नाइट्रोजन मैच करता हुआ निक्टोजन से, लेकिन ऐसे याद नहीं होता। देखो यहां पे ये क्या है, नाइट्रोजन ना, तो देखो N फॉर नाइट्रोजन, है ना। ये क्या भैया, P फॉर फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, P और N मिल करके ये देखो नाम भी बना रहे हैं। अब आप कभी नहीं बोलेंगे, अब आपको याद रहेगा कि निक्टोजेंस किससे रिलेटेड है, नाइट्रोजन की फैमिली से रिलेटेड है, क्योंकि उधर क्या है, N नाइट्रोजन है, P फॉस्फोरस है। क्लियर? यस। अब अगला देखिए, जो ऑक्सीजन की फैमिली है उनको कैल्कोजेंस कहते हैं, कैल्कोजेंस कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस है, कैल्कोजेंस कहते हैं। लिख देता हूं मैं, क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस बोलते हैं। और ये जो ये पार्ट है ना कैल्कोजेंस, ये मेरी IIT में मेरे रिसर्च का पॉइंट था। मैंने अपनी रिसर्च करी हुई है इस सल्फर और सेलेनियम में। ठीक है, सल्फर और सेलेनियम में ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन की जो फैमिली है उसको क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस बोलते हैं। रिवाइज करें मेरे साथ, क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस बोलते हैं। और ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। याद रखें हमारे साथ, क्या बोलते हैं, हैलोजन की फैमिली बोला जाता है ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। ठीक है, अगला आइए, इनको तो मैंने पहले ही बता दिया था, ये इनर्ट गैस है। हीना, नीना और करीना, इनके जेरोक्स, रंगीन, ये जो चीज है भैया ये इनर्ट गैस है। क्या आपको इतनी चीज आती है? यस। अब अपने हम मूल प्रश्न पर आते हैं, मुख्य प्रश्न पर आते हैं, मेन प्रश्न पर आते हैं। हमने सवाल पूछा था, एक एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 49 है, तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? बताइए, किस फैमिली से बिलोंग करता है? कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा भैया? बुद्धि लगाइए कृपया, कृपया आप बुद्धि लगाएं, आपसे ये दरख्वास्त है। देखो 50 कितना है, 49, तो 49 सोच के देखो ना किस ब्रैकेट में आता है। 49 आएगा इस ब्रैकेट में, 36 और 54 के बीच में
कहीं पर क्या आएगा 49 आएगा। इतनी बात तो क्लियर है, ऐसे निकाला जाता है भाई, है ना। अब देखो ये अगर 54 है, ये 54 है जेनॉन, तो ये कितना है 53, ये कितना है 52, ये कितना है भैया 51, ये कितना है भैया 50, तो ये क्या हो गया 49। तो क्या हो गया भैया, ये हो गया 49। इसका मतलब जो 49 है वो कुछ और नहीं, वो इंडियम IN है, इंडियम IN है। और आपको अब पता हो चुका है कि यहां पर इससे जब आप 6 कदम पीछे आएंगे, जब आप यहां पर इस तरीके से पीछे आएंगे IN मिलेगा, तो आपको याद होगा बैगन, आलू, गाजर इन थैला IN। इसका मतलब ये 49 जिसका एटॉमिक नंबर था वो कहां पे है, अरे वो बोरॉन फैमिली के अंदर है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए जी अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, ऐसे सॉल्व कर ले जाओगे, यस। अगला क्या है, ग्रुप नंबर एंड इट्स नेम। हाँ ये देख लेते हैं, आपके सामने एक बार प्रस्तुत कर देता हूं, है ना। अच्छा लग रहा क्या, आनंदमयी हुई, यस। आइए ग्रुप नंबर और उसके नाम के बारे में देखते हैं। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात करें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे, 18 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं भैया, 18 ग्रुप होते हैं, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। कई लोगों का भैया हमें पता है 18 ग्रुप होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो भैया ढंग से सीख ले। यहां पर जो ग्रुप शब्द यूज किया जाता है उसका मतलब क्या है, देखो भाई यहां पर वर्टिकली जो यहां पे आपको दिख रहे हैं ना, कॉलम में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जो उनका ग्रुप है उन्हीं को एक ग्रुप नंबर बोला जाएगा, है ना, कि ये लोग एक ग्रुप के मेहमान हैं। कौन कौन से लोग, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब ग्रुप नंबर 1 के मेहमान हैं। ये सब के सब लोग ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, ठीक। फिर आएगा ग्रुप नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां तक 12 आया, देखना भाई ध्यान से। बोरॉन फैमिली के लिए बोला जाए तो क्या बोलोगे, ग्रुप नंबर 13। इसके लिए ग्रुप नंबर 14, फिर 15, 16, 17, और ये भैया हीलियम वाली जो फैमिली है इनर्ट गैस वाली, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 18। इस नाम से फेमस है भैया हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लेकिन जो शुरुआत में कौन आया था, मेंडलीव बाबा, उसमें उन्होंने क्या किया था, ऐसे 1A 2A करके लिखा हुआ था। अगर उसको यहां पे लगाएं तो किस तरीके से लिखा जाएगा वो समझ लेते हैं। देखो भाई सिंपल है, ये 1, ये 2, 3, 4 तो गिनते चले जाओ, 18 तक आएंगे, है ना। 18 ग्रुप ही नजर आने वाले हैं ना भाई जी, यस। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये लोग जिनको आपने धक्के मार के भगाया था पीरियोडिक टेबल से, ये लोग किधर आते हैं, ये कौन से ग्रुप के मेहमान हैं, ये तो बता दो। सही सवाल, ये पूछा जाता है। तो देखो भैया, सीरियम का जो लीडर है वो कौन है, La। इसी वजह से इसको लैंथेनाइड कहते हैं, क्योंकि इसके लीडर का नाम क्या है, ये क्या है, लैंथेनम है। जो इसके नीचे वाले लोग हैं TS से लेकर के LR तक, ये जो 14 लोग हैं 5F सीरीज वाले, इनको एक्टिनाइड सीरीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके लीडर का नाम AC एक्टिनियम है, ठीक है। यहां से आता है एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड। अब होता क्या है, कुछ ऐसे है कि मान लो AC यहां लगा है, वो वाला AC नहीं जो आपके घर में है, AC जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में यहां है, तो इसके जस्ट पीछे, AC के जस्ट पीछे TH के पीछे PA, इसके बाद U, इसके बाद NP, इसके बाद PU, ऐसे करते हुए LR तक आएगा। मतलब कि ये जो 14 लोग हैं वो सही से मैं बोलूं तो वो किसकी जगह पर हैं, AC की जगह पर हैं। CE, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के 14 लोग कहां पर हैं भैया जी, LA के पास है। यहां बोलो LA के ऊपर ही है, ऐसे बोलो LA ऊपर है, और उसके पीछे कौन है, CE, उसके पीछे PR, उसके पीछे ND, इसके पीछे PM, ऐसे करते हुए लास्ट तक LU। तो जो 4F सीरीज वाले लोग हैं उनके लिए अगर कोई पूछे ग्रुप नंबर बताइए तो आप किसका नंबर बताएंगे भैया, LA का। कोई पूछे 4F सीरीज के लिए ग्रुप नंबर बताइए तो किसका बताएंगे, AC का। क्लियर है, चलो भैया क्लियर करो, और ज्यादा सुपर क्लियर करो इसको, कि जो हमारा LA है, ये कौन से ग्रुप में आता है। आप कहोगे देखो ग्रुप नंबर 1, 2 और 3, इसका मतलब LA किस में है, ग्रुप नंबर 3 में। अगर ये ग्रुप नंबर 3 में है तो ये सब 14 एलिमेंट कहां पे हैं, ग्रुप नंबर 3 में है। उसी तरीके से AC वाला भी कहां पे है, AC कहां पे है, ग्रुप नंबर 3, 1, 2,
3 में है। अगर ये ग्रुप नंबर 3 में है तो निश्चित रूप से ये सब के सब TH से लेकर के LR तक के सारे एलिमेंट्स कहां पे होंगे? ग्रुप नंबर 3 के अंदर होंगे। सुपर डुपर क्लियर, आराम आनंद आ रहा है। अच्छा जी, अभी मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली थी, फर्स्ट डे सेकंड डे हमें सिखाना है, वो हम सीख लेते हैं। देखो 1 2 वाला तो आपको आता ही होगा, है ना? नहीं आता तो अभी बता दिया गया, ये मैं हटा दूं, है ना? क्योंकि इसमें क्या सिंपल सा गिनना है, यहां से गिनना है 1 2 3 4, तो ये तो कर ले जाओगे। अगली चीज सीख लीजिए, वो आनंदमयी है। देखिए ये क्या है, पहला है ये फर्स्ट ए, देखना ये फर्स्ट ए, एक दूसरा है मतलब ग्रुप को ही लिखने का एक दूसरा तरीका, फर्स्ट ए सेकंड ए, ऐसा यूज किया गया था मेंडलीफ वाले पीरियोडिक टेबल में, ठीक है? मॉडर्न में कैसे लिखना है, ये सब के सब लोग फर्स्ट ए में हैं, ये भैया लोग सेकंड ए में है। इसके बाद जैसे एस ब्लॉक खत्म हो तुरंत पी ब्लॉक पे कूद जाइए, एस के बाद पी, तो ये क्या होगा थर्ड ए, ये क्या होगा भैया 4 ए, अगला 5 ए, ये क्या हो जाएगा 6 ए, ये क्या होगा भैया VII 7A, है ना? ये जो इनर्ट गैस की फैमिली है, जो 18th ग्रुप है, उसको कैसे लिखा जाता है? VIIIA, है ना? 8th A वहां पे आता है, ठीक है जी? इतना पहले देखो S और P मिला करके हमने कहां शुरुआत करी? 1A से शुरुआत करी थी और हम खत्म कहां पे करते हैं? 8th A पे करते हैं। इतना दिमाग में छप गया? यस। अब आइए आइए अगला बताते हैं आपको, अगला सिखाते हैं आपको। देखो अब आपको यहां से याद रखना, देखो जैसे यहां पे खत्म होना, जहां से पी ब्लॉक शुरुआत हुआ उससे 2 कदम पीछे आइए, मतलब कि CU के लिए लिखना है फर्स्ट बी, इसके लिए क्या लिखना है सेकंड बी। इसको इसी तरीके से याद करना पड़ता है मेरे भाई, ठीक? तो देखो पहले S और P का समझा दिया, अब D में लास्ट में जो 2 है वहां शुरुआत होगी। यहां पे क्या है फर्स्ट बी सेकंड बी। अब आइए यहां पे फर्स्ट बी सेकंड बी के बाद ये क्या है? ये है थर्ड बी। ये कौन है? थर्ड बी। तो कभी पेपर में अगर ये पूछ लिया जाए कि LA और AC या ये 4F सीरीज या 5F सीरीज का कोई सा एलिमेंट किस ग्रुप से आता है और वहां पर ऐसा लिखा हो फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड बी, तो जवाब देंगे आप थर्ड बी। क्लियर है जी? यस सर, ये थर्ड बी। इसके बाद क्या होगा 4B, ये क्या भैया 5B, अगला क्या है 6B, अगला क्या है 7B। 7B हो गया। अब देखना 7B के बाद देखो जितना A गया है उतना ही B जाएगा, मतलब 8A तक गया है तो B भी 8 तक ही जाना चाहिए। भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 7 होगा 8 9 10 होना चाहिए, नहीं। फिर क्या करेंगे अपन? फिर अपन बताएंगे, देखो इन तीनों को मर्ज कर दो, इन तीनों का एक ही नाम है, इन तीनों का एक ही नाम है, दैट इज VIIIB। क्या? VIIIB 8th B, मतलब 8A तक कहानी जाएगी और 8B तक कहानी जाएगी। क्या आपको याद हुआ या नहीं हुआ? पूरा पीरियोडिक टेबल, पूरे ग्रुप, ये सब याद हो गए? यस। अब नाम तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये लोग ट्रांजिशन मेटल। नीचे वाला जो है ये एक्टिनाइड सीरीज है, ये लैंथेनाइड सीरीज एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक। यहां पर अगर हम देखें तो ये बोरॉन की फैमिली कार्बन, नाइट्रोजन मतलब निकोजेंस बोलते हैं, निक्टोजेंस बोलते हैं, ऑक्सीजन की फैमिली कैल्कोजेंस बोलते हैं, हैलोजन की फैमिली है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाली, और हीलियम नियॉन से लेकर के ये जो नीचे के लोग हैं इनको इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। तो शायद आपको ग्रुप नंबर और उसका नाम भी पता हो चुका है। अब आते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉयड। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं इसमें गलतियां करते हैं लोग, मेटलॉयड जानते ही नहीं है कितने मेटलॉयड हैं, और यही वो रीजन है जिससे आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक जब पढ़ने जाते हो आपको बहुत दर्द होता है, क्योंकि सही से आपको मेटलॉयड ही नहीं पता। और जब आपको क्लियर ही नहीं है कौन मेटल, कौन मेटलॉयड, कौन नॉन मेटल है, तो आप रिएक्शन नहीं करा सकते। भाई यही बेसिक है, यही आधार है, इसी पर हम क्या करेंगे, अपनी बिल्डिंग्स बनाएंगे कॉन्सेप्ट के। चलिए आपको समझा देता हूं, जो मैं बता रहा हूं उसको अक्षरशः पालन करना है। कृपया उस पर क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, बहुत सोच समझ करके ये बोल रहा हूं मैं लाइन, है ना। कई बच्चे, भैया वो बोरॉन को ना मैंने पढ़ा था, वो तो मेटलॉयड होता है, वो तो नॉन मेटल होता ही नहीं, जबकि मैं बताऊंगा कि वो नॉन मेटल है। तो कृपया इसको गूगल पे सर्च ना करें, वो सब गलत व्याख्यान और गलत कथाएं हैं। जो आपके पेपर में आएगा सिर्फ वो यही होने वाला जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं।
ये जो मैंने कलर किया है ना, मैंने जानबूझ के किया है, तो मैं कहीं लग रहा हो कि फालतू आदमी है, घर बैठा हुआ था, खाली ऐसे कलर भर दिया हर जगह। नहीं भैया, बहुत सोच समझ कर किया है, ठीक है। यहां पर देखें, ये हैं हमारे मेटल्स। चलो ये पहले मैं आपको बता देता हूं। मान लो कोई एलिमेंट है M, कोई एलिमेंट M है, अगर वो इजिली इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, अपने अंदर से निकालना चाहते हैं, अगर कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था क्या होगा, उसकी खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिसके अंदर, जिस किसी एलिमेंट के अंदर ये करैक्टर होगा कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करेगा, उसको हम मेटल घोषित कर देंगे। नॉन मेटल वो लोग होते हैं, नॉन मेटल वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को खाकर अपनी खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज बनवाना पसंद करते हैं, उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। और मेटलॉइड वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर मेरे भैया दे भी सकते हैं, वो मेटलॉइड जो दोनों का कैरेक्टर रख पा रहे हैं। इतनी लाइन क्लियर? यस। अब सुने, देखो भाई, हमने पढ़ा था ये एल्कली मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो भैया जी क्लियर है कि ये लोग मेटल हैं। ये ट्रांजिशन मेटल हैं, ये कंप्लीटली मेटल हैं, और एफ ब्लॉक भी कंप्लीटली मेटल है। ओ भाई साहब, इसका मतलब हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल की तो भरमार है। यस, वहां पर कौन कौन से लोग हैं देखेंगे ध्यान से, देखेंगे ध्यान से। मेटल आपको कहां कहां मिलेंगे? अरे भैया मेटल हमें मिल रहे होंगे एस ब्लॉक के अंदर, पूरा का पूरा एस ब्लॉक, पूरा का पूरा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पूरा का पूरा एफ ब्लॉक। ये सब के सब मेटल ही हैं, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन पी ब्लॉक के, लेकिन पी ब्लॉक के कुछ लोग, पी ब्लॉक के कुछ ही लोग, पी ब्लॉक के कुछ ही लोग, यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ लोग मेटल्स होते हैं, है ना। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब मेटल हर जगह है, सर्वत्र छाया हुआ है ना। अपुनिज भगवान वाली कहानी इस मेटल के साथ है, एस में भी है। एस तो पूरा का पूरा, पी थोड़ा सा कहां पे है वो भी बता ही देता हूं। चलो पी में कहां, ये देखो जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का, ये वाले क्या है, मेटल। देखो यहां से देखना, मेटल मेटल, तो जो टच में है वो भी मेटल, मेटल के टच वाला मेटल, यहां तक मेटल। और मेटल, इसके बाद देखना ध्यान से, देखना ध्यान से ये लाइन, कि ये जो कलर दिख रहा है ना, ये जो कलर दिख रहा है, ये ग्रीन के अलावा जो कलर है वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। क्या है मेरे साथ बोलिए? वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। और जो ग्रीन है, यही सिर्फ 5 लोग मेटलॉइड हैं, सिर्फ यही 5 लोग मेटलॉइड हैं। क्लियर कर दिया क्या मैंने? क्लियर कर दिया क्या मैंने कि भैया जी मेटल जो है एस ब्लॉक में भी हैं, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब जगह हैं, है ना। लेकिन जो हमारा पी ब्लॉक है, जो हमारा पी ब्लॉक है, उसके अंदर सब लोग हैं, उसके अंदर सब लोग हैं, उसके अंदर मेटल भी है, उसके अंदर मेटल भी है। कौन कौन से लोग? एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम से लेकर के पीओ तक, पोलोनियम तक। तो ये जो लोग दिख रहे हैं ब्लू कलर से, ये सब के सब क्या हैं? पी ब्लॉक के अंदर मेटल हैं। लेकिन ये ग्रीन कलर वाले 5 लोग मेटलॉइड हैं। क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं। अब मेटलॉइड्स की कहानी सुनो, ध्यान से सुनना मेरे भैया। मेटलॉइड्स में कौन कौन से लोग हैं, बस ये याद होना जरूरी है, ये याद होना जरूरी है, ये याद होना जरूरी है। मेटलॉइड में कैसे याद करोगे? आज सबसे तेजी, क्या हिंदी में लिख देता हूं, दिमाग में जल्दी छपेगा। आज सबसे तेजी, आज सबसे तेजी का मतलब आज की स्पेलिंग क्या होगी? AS, आज सबसे तेजी, आज सबसे तेजी, आज सबसे तेजी, ठीक है जी। आज सबसे तेजी, याद रखेंगे मेटलॉइड सिर्फ यही 5 हैं, इनके अलावा कुछ मेटलॉइड नहीं है। कृपया गलत याद ना करें, है ना, सिर्फ ये 5 हैं। अच्छा, मेटल याद हो गए, मेटल समझ में आ गया। तो देखो एक चीज समझ में आ रही होगी कि मैं जैसे जैसे इधर से इधर जाऊंगा, मैं मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाऊंगा, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन से लोग होंगे? मेटलॉइड, क्योंकि वो बीच के ही लोग होते हैं। तो मेटल से जब हम नॉन मेटल के बीच में जाएंगे तो ये 5 लोग कौन मिलते हैं? मेटलॉइड। किनारे जहां पर बोरॉन, कार्बन, इवन सिलिकॉन, ये क्या है? बोरॉन, सिलिकॉन, ये सब क्या हैं? अरे बोल दो ना यार, नॉन मेटल्स हैं। क्या ये क्लियर हुआ? क्या बहुत क्लियर लाइन पढ़ाई है, कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सुपर डुपर क्लियर है, मेरी समझ से कोई परेशानी अब से नहीं होगी। मैं पूछूं मेटलॉइड कौन कौन से, आप कहना आज सबसे तेजी होते हैं मेटलॉइड्स। आज मतलब आर्सेनिक,
ये कौन है एंटीमनी, ये कौन है सेलेनियम, ये कौन है टेलुरियम, ये कौन है भैया याद करो जर्मेनियम। क्लियर है जी? यस। अब आगे बढ़ जाएं, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। अगली है लाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। वैसे आप माहिर होंगे लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा और बता दूं, है ना। आइए, अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो कैसे लिखा जाता है इनर्ट गैस, ऐसे लिखा जाता है ना, इनर्ट गैस। फिर लिखा जाएगा यहां पे पहला है तो इसके लिखा जाएगा NS1। देखिए इसके लिए n कितना होगा 1, यहां के लिए n 1, यहां के लिए 2, यहां के लिए n कितना होगा 3, यहां के लिए कितना होगा 4, यहां के लिए 5 और यहां के लिए 6। मैं आपसे डायरेक्ट पूछ दूं, अरे यार मेरे को ना पोटेशियम का जानना है, मेरे को पोटेशियम का जानना है, बताओ पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट कह दूं निकाल दो, कैसे निकालोगे बताओ? पोटेशियम के जस्ट पहले कौन रहता है इनर्ट गैस, याद करो इनर्ट गैस कौन रहता है पोटेशियम के जस्ट पहले। अरे पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है ना, इसके जस्ट पहले 18 इसका होता है आर्गन। फिर क्या लिखोगे, अब देखो 4 इसके बाद S1 तो लिखोगे 4S1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। इसी तरीके से आप रुबिडियम सीजियम सबका निकाल सकते हैं। क्लियर है जी? यस सर क्लियर है, तो बड़ा आसान था। अच्छा आप आसान कराते हो हैं, हमें कठिन दे दोगे? नहीं यार, यहां पे देख लो, यहां पे देखो मेरे भैया, यहां पे क्या लिखोगे वही सेम कहानी, इनर्ट गैस, इसके बाद क्या NS2। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होने वाला है भाई। चलिए मान लीजिए ले लेते हैं भैया कि हमें मैग्नीशियम का बताइए। मैग्नीशियम कितना भैया, सोडियम के जस्ट बगल, इससे पीछे जाओगे तो कौन आएगा भैया, नियॉन। 10 होता ना उसका एटॉमिक नंबर, यस सर नियॉन लिखेंगे, नियॉन लिखेंगे। इसके बाद यहां पर बताइए n कितना होगा 3, तो होगा 3S2। कितना आसान है ना, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल ले जाएंगे, तो किसी का भी पूछा जाएगा अब आप कर ले जाएंगे। आइए अगला मैं आपको पी ब्लॉक में समझाता हूं। यहां पर पी ब्लॉक में कैसे लिखोगे, यहां पर लिखोगे इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। इसी लाइन में आपको आगे जाना है, कुछ अलग नहीं करना। यहां पर देखो बेरिलियम के जस्ट आगे कौन आता है, बोरॉन। तो यहां तक की बात तो सीधा सीधा छाप लो भाई, इसी के जस्ट बाद आएगा ना, तो ये पूरा पूरा छाप दो NS2। नया क्या जुड़ेगा, अरे भैया पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का पहला ग्रुप मतलब P1, तो लिखा जाएगा NP1। क्या लिखा जाएगा NP1। ठीक है, बोरॉन के लिए क्या लिखोगे, बोरॉन के लिए बोलोगे देखो भैया यहां जब बेरिलियम के लिए 2 था N, तो उसी तरीके से यहां पर हो जाएगा N=2 पुट कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा इनर्ट गैस। और यहां पर कौन सा इनर्ट गैस होगा, अरे भैया एक ही तो ऊपर जाओगे ना, वो कौन होगा, हीलियम। कहां रहता है, उधर किनारे अभी दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, इसके लिए आप लिखोगे हीलियम, फिर लिखोगे 2S2 2P1, ऐसा लिखोगे। यस, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे इतनी चीज को कॉमन मान के चल रहा हूं। किसको, चलो कॉमन नहीं मैं अलग से लिख देता हूं। पूरी फैमिली के लिए अगर मैं बोलूं तो पूरी फैमिली के लिए कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा इनर्ट गैस। जिस भी एलिमेंट के बारे में पूछा जाए, मान लो इसके बारे में सिलिकॉन के बारे में पूछा गया, चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आपको क्या करना है, इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस आया था वो इधर छापना है, और इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद NS2 NP क्या लिखोगे बोलो, अरे ये P1 हो चुका तो ग्रुप नंबर 2 में गए, सॉरी ग्रुप नंबर 2 बोल दिया मैंने, फैमिली नंबर 2 है ना, पी ब्लॉक का फैमिली नंबर 1 बोरॉन, दूसरा कार्बन, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा 2। ठीक, इसी तरीके से नाइट्रोजन आप समझ गए होंगे कि यहां पर आएगा लास्ट में इतना कॉमन, फिर क्या आएगा NP3, फिर क्या आएगा यहां पर NP4, अगला क्या आएगा मेरे भैया NP5, अगला क्या आएगा यहां पे इसके नीचे के लिए NP6, इनके नीचों के लिए NP6। और आपको पता ही है मेरे भैया जी कि हीलियम का सिर्फ क्या होता है 1s2 होता है। क्या होता है 1s2, हीलियम का 1s2। बाकी जो लोग हैं, जो नियॉन से लेके जेनॉन तक के लोग हैं, वो जो है लास्ट में NP6 दिखा रहे होंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो शायद आपको अंदाजा लग चुका होगा कि S ब्लॉक और P ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। बस मैं एक चीज और जल्दी से इसी में बता देना चाहूंगा, एंड दैट इज कि अगर आपको गैलियम का निकालना हुआ तो क्या करोगे। अब आपको समझ में आना चाहिए, अरे भैया पढ़ा था हमने बैगन आलू गाजर तीसरे नंबर पर, और जो हमारा P ब्लॉक की शुरुआत है वो N=2 से होती है। N=2, देखो यार S ब्लॉक की शुरुआत N=1 से,
और पी ब्लॉक की शुरुआत n इज इक्वल टू 2 से होती है, तो यहां पर n इज इक्वल टू 2 है, तो यहां पर n इज इक्वल टू 3, तो यहां पर क्या होगा, n इज इक्वल टू 4 होगा, है ना, 2 3 4, तो यहां पर होगा n इज इक्वल टू 4, यहां पर क्या होगा, n इज इक्वल टू 4। तो क्या हम यहां पर सिर्फ 4 पुट कर दें, 4 पुट कर दें, गैलियम का आ जाएगा? चलो चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं भाई, यही सब समझाना होता है। देखिए अब गैलियम के जस्ट आगे इनर्ट गैस कौन आएगा? आप कहेंगे भैया वहां पे AR आएगा, देख लीजिए गैलियम के आगे AR आ रहा है, इनर्ट गैस। अच्छा, इसके बाद आपने बताया था NH2 लिखना, मतलब 4H2 लिखना है। अच्छा 4H2 लिख दिया, और ये क्या है, हमारा जो गैलियम है वो बोरॉन फैमिली का है, पहली फैमिली है, मतलब P1, चलिए लिख दिया 4P1। ये देखते ही आपको एक चीज याद हो गई होगी कि यार 4S और 4P के बीच में तो 3D आना चाहिए था। हाँ, तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 3D10, क्योंकि जब आप कैल्शियम पर होंगे और जब आप गैलियम की तरफ बढ़ रहे होंगे तो बीच में 3D सीरीज पड़ेगी, और जब 3D सीरीज पड़ेगी इसका मतलब 3D के पूरे इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली ये होता है। इसी तरीके से आप इंडियम का और इसी तरीके से आप थैलियम का निकालेंगे, फिर इसी तरीके से आगे भी फॉलो करा लेंगे, है ना। आगे आपको और बता दूं, चलो एक बार बता देता हूं। अगर आप इंडियम की बात करो तो इंडियम के लिए बताओ क्या होगा, इंडियम के लिए क्या लिखोगे, यहां पर देखो, यहां पर n इक्वल टू 4 है, तो यहां पर n इक्वल टू 5, तो आप लिखोगे कि इंडियम के जस्ट आगे आने वाला इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस Kr होगा, तो लिख दो Kr, लिख दिया। आयन के आगे कौन होगा भैया, Kr, Kr के बाद क्या लिखते हैं भैया 5s2, और हमारा कौन सा भैया ये फैमिली है, सर ये तो पहला है, इसका मतलब 5p1। अब बताइए 5s और 5p के बीच में कौन आता है, 4D सीरीज आती है, इसका मतलब 4D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पीरियोडिक टेबल को यूज करके कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है वो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, आनंद आ रहा है ना, यस सर। अब आइए टीएल की बात कर लेते हैं, है ना। टीएल की बात करें तो देखो टीएल से जस्ट पहले कौन है, जेनॉन, इनर्ट गैस, फिर क्या लिखेंगे 6s2, फिर क्या यहां पे 6p1। अब आपको याद आ रहा होगा कि n इक्वल टू 6 होते ही वहां पर D और F दोनों आने की संभावनाएं हैं, तो निश्चित रूप से लिखा जाएगा 4F। देखो n इक्वल टू 6 है तो 2 घटा करके 4F होगा ना, सिखाया गया है आपको, है ना। तो यहां पर क्या होगा 14, अगला क्या होगा 5D, जब D लिखेंगे तो 1 घटाते हैं तो यहां पर 10, देख लीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कितना कठिन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, उसके आधार पर आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताइए इस एसबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप कहोगे देखो आयन का आपने निकाल दिया, तो अगर ये P1 तो ये P2 और P3, अगर मैं इसी में सिर्फ P3 कर दूं तो एसबी का निकल जाएगा। अब मैं आपसे कहूं बिस्मथ का बताइए, तो आपको क्या करना है, P1 P2 P3, तो यहां पर P3 करना है। अब मैं पूछूं आपको लेड का बताइए, तो लेड नंबर 2 पर आएगा, तो यहां पर आप P2 कर दीजिए। कितना आसान है, आसान है ना, यस सर। आगे बढ़ जाते हैं, आगे भैया आपके सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत किया है, पढ़िए और बताइए। चलिए पढ़िए और बताइए क्या लिखा है, लिखा है द एलिमेंट विथ Z इक्वल टू 120 नॉट एट डिस्कवर्ड। अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया, लेकिन वो पूछा जा रहा है कि अगर मान लो डिस्कवर किया गया तो वो क्या होगा, बताइए। Z कितना दिया है 120, भैया मुझे क्या पता ये सब, तो मैंने बताया था जब भी आपको एटॉमिक नंबर दिया जाए, जब भी आपको एटॉमिक नंबर दिया जाए तो आप नियरेस्ट इनर्ट गैस की शरण में जाइए। क्या पता चला 118 प्लस 2 118 होता है ना, होता है, पढ़ा था इनर्ट गैस में नीचे की तरफ सबसे 118 आता है। अच्छा, अगर 118 वाला, अगर एटॉमिक नंबर 118 वाला इनर्ट गैस है तो भैया जी इसमें 2 एटॉमिक नंबर और बढ़ा देने से ये क्या हो जाएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। देखो S ब्लॉक, इसके बाद D, इसके बाद यहां होता है P, ऐसे होता है क्या, बताना भैया, बताना है ना, बताना। ये देखो यहां पे ऐसा होता है, यस सर एकदम क्लियर है। अब देखो यहां पर है मान लो 118, 118 यहीं पे आएगा लास्ट में। अब एक बात सोच के देखो, अगर 118 जाके यहां खत्म हो रहा है इनर्ट गैस पे, तो आप बताएं कृपया, देखो S के अंदर 2 होते हैं ना, S के अंदर 2 होते हैं, कृपया आप ये बताएं 119 कहां जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं 119 कहां जाएगा, अरे जब 118 यहां है तो ये वाला 119, तो 119 वाला क्या होगा, एल्कली मेटल होगा,
सर आपको कैसे पता चला एल्कली मेटल होगा? अरे मेरे भैया जी, आप जो है एल्कली मेटल के नीचे ही तो लिख रहे हो, तो उसका कैरेक्टर भी इन्हीं से मैच करेगा, मतलब कि 119 एटॉमिक नंबर रखने वाला क्या होगा? एल्कली मेटल होगा। तो इसी तरीके से 120 वाला क्या होगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। तो देख लीजिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। तो इस तरीके से कोई सा भी सवाल आपके सामने फेंक के मारा जा सकता है। अगले सवाल पर आते हैं। अगली चीज है आईयूपीएसी नेम ऑफ 101 to 118। बहुत आसान होता है। चलिए एक टेबल है उसको देख लेते हैं। डिजिट नेम एंड एब्रिविएशन। पहला क्या है? 0 के लिए नील लिखा जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो है ना, नील बटे सन्नाटा। सर बहुत नंबर पाता था मैं नील बटे सन्नाटा। चलो भाई, 0 को क्या बोलते हैं? नील, इतना तो ठीक रहेगा। अच्छा, इसका एब्रिविएशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? एन। ठीक है, पहला अक्षर लिखना है, कुछ नहीं है। नील में एन, तो इधर एब्रिविएशन में एन। अगला देखिए, 1 के लिए अन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। अगला देख लें कृपया। 2 के लिए बाई। बाई तो बता भी रहा है कि हाँ 2 होता है ना, कई बार हम यूज करते हैं इसको, उसमें यूज करते हैं जब आईयूपीएसी पढ़ते हैं ना। कौन सी आईयूपीएसी? ऑर्गेनिक वाली, तब उसमें यूज होता है। 3 के लिए ट्राई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि 3 है। ठीक है, क्वाड। 4 के लिए क्वाड, तो यहां पे ही लिखेंगे क्यू। अगला देख लीजिए, 5 के लिए पेंट, कोई नई बात नहीं, पुरानी सी बात है, पुरानी सी बात है मेरे भाई। 6 के लिए क्या? हेग्स, कोई नई बात नहीं पढ़ा रहे सर आप, पुरानी बातें हैं ये सब। अच्छा जी, सेप्ट, लो भैया। अगला क्या होगा? ऑक्ट। अगला क्या होगा मेरे भाई? यहां पर ई हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई? यस। आइए नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं। 101 का नाम लिखना है भाई, फिर उसका एब्रीविएशन बनाना है ना, तब आप जाके अपने पीरियोडिक टेबल में मिलाएंगे तो वही नाम आपको दिखाई देगा। चलिए बताइए, कृपया बताएं, कष्ट उठाएं और बताएं क्या लिखा जाए। 1 के लिए क्या लिखा जाएगा? नेम। 1 के लिए अन, 1 के लिए लिखा जाएगा अन। अच्छा जी, 1 के लिए अन। इसके बाद देखो 0, 0 के लिए नील, अनिल। अच्छा, अनिल, अनिल लिख दिया भाई। अनिल के बाद फिर से कौन है? 1, मतलब अन, अन। जैसे आप ये लिख लें, ठीक है, ये गिनतियां ऐसे लिख लें। लास्ट में आपको क्या करना है? एज अ सफिक्स, एज अ सफिक्स यहां पर आपको IUM जोड़ना है। इतनी छोटी कहानी है इसमें। क्या जोड़ना है? IUM जोड़ना है। तो इसके लास्ट में आप IUM जोड़ेंगे, तो ये इसका पूरा नाम हुआ, अनिल, अन IUM। दिस इज द नेम ऑफ 101 एलिमेंट, 101th एलिमेंट। ठीक है, उस एलिमेंट का आईयूपीएसी नाम ये होगा, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है, एब्रीविएटेड फॉर्म बनाना है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, देखो, अन के लिए आप यू लिखेंगे, फिर क्या होगा? नील के लिए एन लिखेंगे, फिर अन के लिए आप फिर से यू लिखेंगे। ओ भाई, ये तो प्यार की बात लिख दी हमने। क्या? यू एंड यू। आप ही मेरी जिंदगी में हो, मैं दूसरे पर कतई नहीं जा रहा हूं। तो ये क्या है? अन। ठीक है जी, समझ गया ना बात? बात समझ में आ गया? यू एंड यू, मतलब मेरी जिंदगी में आसपास सिर्फ आप ही आप हैं। आइए अगला देख लेते हैं। अगला बताने की जरूरत है क्या? अरे सर आसान है, आगे बढ़ो, सब क्या पढ़ा रहे हो, हैं आता है हमें, लिख ले जाना भाई। सेम इसी तरीके से आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आपका यहां पे ही होमवर्क हो गया, आप कर ले जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है आप पर। ठीक है, अगली चीज बड़ी खूबसूरत है ना। कई लोगों को ये लग सकता है कि सर फालतू चीज है, ये कहीं नहीं पूछेगा भाई, पूछा जा चुका है। चलिए देखिए क्या है। नेम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 101 to 112। ठीक है, 101 से लेकर के 112 तक के जो एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट हैं, उनको क्या करना भैया जी? उनका नाम याद रखना है। यह है भैया बड़ा कठिन काम है। कारण बताता हूं क्या है। क्या है कि 101 के से लेकर के आगे जो नाम दिए गए ना, वो साइंटिस्ट के नाम हैं, किसी जगह का नाम है, और वो नाम अपने आप में बड़ा कठिन है। वो आसानी से सोडियम पोटेशियम की तरह याद नहीं होता, बड़ा कठिन रहता। तो उसके लिए मैंने एक माध्यम चुना है याद कराने के लिए। वो माध्यम आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, पढ़िएगा पढ़िएगा। अच्छा है, क्या लिखा है? मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस। मेरे साथ याद करिए, क्या लिखा है? लिखिए, तुरंत नोट डाउन करें, ये कम से कम अगली क्लास में आए उससे पहले 4 बार जरूर लिख के आए। ठीक है, क्या लिखना है? मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस। मेंडलीव को क्या मिला? लॉरेंस में नोबेल मिला। ठीक है, अच्छा तो देखो, ये है हमारा 101। 101वें का नाम कुछ मेंडलीव से रिलेटेड होगा। ठीक है, को मिला नोबेल, तो नोबेल से कुछ रिलेटेड होगा। 102 का नाम, लॉरेंस 103 का नाम,
ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 103 है उसके नाम में लॉरेंस शब्द जरूर आएगा। ठीक है जी, याद हुआ क्या? मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस। अगला देखो, अगला और मजेदार है कि रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हंस मत। क्या था? रदरफोर्ड और ये बोर गए थे कहीं घूमने। कहां घूमने गए थे? कहीं सीलिंग रहा होगा या समथिंग रहा होगा, वहां पर रदरफोर्ड बाबा डूबने लग गए। डूबने लग गए तो बोर उसको देख के हंस रहा था। तो भाई एक ने समझाया, ऐसे राहगीर जा रहा था, भाई पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे खासे साइंटिस्ट हो, कम से कम डूबते हुए लोगों पर मत हंसो। तो ये क्या है? रदरफोर्ड डूबे सी में, तो वो था 103 और ये होगा 104। 104 रदरफोर्डियम नाम आगे नजर आएगा, डूबे में 105 नजर आएगा, सी में 106 नजर आएगा, बोर बाबा में 107 नजर आएगा, हंस में 108 नजर आएगा और यहां पर मत को देख लो भैया 109 नजर आएगा। क्लियर जी? अगला देख लीजिए, डर से रोए कॉपर। क्या था? एक्चुअली हाँ वहां कॉपर गया हुआ था, है ना, कॉपर गया हुआ था। कॉपर साइंटिस्ट हैं, स्पेलिंग देख लो COPER। ठीक है, ये गए हुए तो उन्होंने देखा कि ये भाई साहब हंस रहे हैं और ये डूब रहे हैं, ये देख करके वो रोने लग गया। ठीक है जी, तो यहां पर देख लें 109, ये 0110, ये क्या है 111। आप सोचेंगे भैया ये सब फालतू बातें आप बनाते कैसे हो? बनाना पड़ता है क्योंकि हमने ये दावा ठोक रखा है कि हम 100 आवर्स आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बचाने वाले, इन सबसे बचता है। तो हमें ये चीज याद होगी और आप उसको लिखेंगे और इसी तरीके से आप उनके ऊपर ये लिखेंगे। कम से कम 5 बार आपको दिया जा रहा है, इसको हिंदी में पता क्या बोलते हैं? इमला, है ना, मतलब रीराइटिंग के लिए दिया जा रहा है आपको। दोबारा आपको कम से कम 5 बार लिख करके आना है। ये मंत्र कम से कम 5 बार लिखें, है ना। घर में सुख संपत्ति जरूर आएगी, है ना, वो तो आए ना आए, कुछ सुख संपत्ति जरूर आएगी। आइए देख लेते हैं अगला क्या है। नेम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 101 to 112। अभी जो रटा है आपने उनसे मिलाओ तो सही। चलो आ जाओ। पहला क्या था हमने पढ़ा? पहला क्या पढ़ा था मेरे भाई? मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस। तो देखो 101 का ये नाम है भैया, पढ़ लो, मेंडलीव मिल गया क्या? अब आपके सामने अगर ये आएगा ना पेपर में तो आपको याद रहेगा। आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। 102 का देख लो, 102 नोबेल दिख रहा है? यस सर। 103 दिख रहा है क्या भैया? लॉरेंस दिख रहा है? लॉरेंस, यस सर। रदरफोर्ड बाबा दिख रहे हैं? रदरफोर्डियम। अगला 105 डूबे थे भाई, हर सी में डूबे थे ये। 106 7 का था, बोर बाबा थे। अगला देखो हंस मत में, हंस ये रहा, मत ये रहा। 109 अगला देखें कृपया। 10 में क्या है देख लो भैया, डर। अगला क्या है? रोए। अगला क्या है? कॉपर। स्पेलिंग में देख लेना, डबल P मत लगाना, है ना, ये है COPER। क्लियर है जी? तो 112 तक की चीजें आपके दिमाग में टिकी रहेंगी। और एक बात और बताता हूं, इसको रटना नहीं है, ये नाम नहीं रटने होते। जो मैंने याद कराया उससे पेपर में जैसा क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। एकदम शुद्ध रूप से बता रहा हूं, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है ना, एग्जाम्स में आता रहता है सर सवाल। चलिए आप बताइए, कृपया आप बताएं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। यहां पे इनकरेक्ट मैच बताना है। इनके सामने ये लिखा है, इनके सामने ये लिखा, कौन सा इनकरेक्ट है? अब आप कैसे करेंगे? अब आपको दोनों नाम याद होने चाहिए और पता होने चाहिए। पहली बात तो जैसे 101 है तो इसका IUPAC नाम अभी जो मैंने एन था ना, यहां पे था ना यू एंड यू। ये 101 पहले तुम्हें ये आता हो, फिर तुम्हें ये पता हो कि यहां मेंडलीव से कुछ लेना देना था, तभी तो आप इन दोनों को मैच करा पाओगे। तो पहले हमने समझाया। अब आइए यहां पे लगा लीजिए। यहां पर देखिए क्या लिखा है, ये वाला क्या लिखा है? वही लिखा है जो यहां पर है। तो ये हो जाएगा 101। अननिल, इसके बाद IUM, तो इसका मतलब 101। निश्चित रूप से ये क्या है? मेंडलीव। ठीक है, ये सही है, ये करेक्ट मैच है। अगला देखें, फिर लिखा है अननिल ट्राई। तो भैया लिखना पड़ेगा, अननिल मतलब 0, ट्राई मतलब 3, है ना। इसका मतलब हुआ ये भैया। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मेंडलीव को नोबेल मिला था कहां पे? लॉरेंस में, तीसरे नंबर पे था। तो देखिए लॉरेंसियम। ठीक, ओके। अगले पर आ जाइए। अगले पर क्या है? अननिल हेग्स। अच्छा, मतलब 106। 106 के समय हमने क्या पढ़ा था कि रदरफोर्ड डूबे सी में, रदरफोर्ड हो गया 104, डूबे 105, सी में सी 106। तो इसका मतलब ये हो गया ये। ठीक है, अब समझ में आ गया कि ये भाई साहब मैच नहीं कर रहे होंगे। आप चाहें तो मैच करा के चेक कर लेंगे, नहीं मैच करेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है।
अन अन अन, अच्छा अन 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 का मतलब 111, 111, 111 के लिए डर नहीं होता, है ना जी, है ना जी। 111 के लिए क्या होता है, 111 के लिए भाई 111, एक बार पीछे आते हैं, एक बार पीछे आते हैं, 111 पे रोए है भाई, डर जो है 110 पे था, 110 पे था, ठीक है। आइए अब आगे बात जाती है, क्लियर है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बड़े ऊट पटांग। एक्चुअली हो क्या रहा है कि अब हमारे एग्जाम लेने वालों ने ना सारे तरीकों के क्वेश्चन पूछ लिए हैं, वो भी थक गए, तब वो इस पे उतर आए हैं। क्या करें, अब जैसा सवाल वैसा हमें जवाब देना पड़ेगा। आगे चलते हैं भैया। अच्छा आगे बढ़े उससे पहले ना मैं एक बार हाइड्रोजन पर थोड़ा चर्चा कर देना चाहता हूं, ठीक है। किसके बारे में कहना चाह रहा हूं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक क्या है, प्रोटॉन है। इसके अंदर एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या यहां पर कोई न्यूट्रॉन है, नहीं भैया, तो 0 न्यूट्रॉन है, ठीक है जी। यहां पर कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता हाइड्रोजन के अंदर, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, यस सर। अब देखिएगा ये जो हमारा हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1 होगा। क्या होगा, 1s1 होगा। और अभी जो पीछे मैंने पीरियोडिक टेबल दिखाया उसमें हमने लिथियम के जस्ट ऊपर खोपड़ी पे हाइड्रोजन लगा रखा है। वैसे हाइड्रोजन की सही पोजीशन डिफाइन ही नहीं की जा पाई है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो हाइड्रोजन है निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये एल्कली मेटल जैसा बिहेवियर रखता है। देखिए एल्कली मेटल जैसा ही है ना। पूरे एल्कली मेटल में आपको क्या दिखता है, NS1, वही तो होता है ना आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल या ग्रुप नंबर 1 का, ठीक है। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है तो उसके बिहेवियर भी मैच करेंगे। तो हाइड्रोजन के बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है लिथियम सोडियम जैसी होती हैं। जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज बनाना पसंद करता है और हाइड्रोजन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन देकर के वो भी पॉजिटिव चार्ज H+ बनाना पसंद करता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा हाइड्रोजन का जो रिजेंबलेंस है इन केमिकल प्रॉपर्टी वो एल्कली मेटल्स के साथ है जो उसके नीचे रहते हैं। लेकिन ये जो बिहेवियर है हाइड्रोजन का ये मैच करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो बिहेवियर है ये मैच करता है हैलोजेंस के साथ भी। किसके साथ, हैलोजेंस के साथ भी मैच करता है। देखिए हैलोजेंस में आपको बताया गया था कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है वो NS2Np5 होता है। क्या होता है, NS2Np5 होता है। कोई शक तो नहीं है भैया, नहीं होना चाहिए यार। फ्लोरीन के केस में क्या लिखते हो, लास्ट में आता है 2s2 और 2p5। अब देखना यार यहां पे एक बात समझना, ये जो भाई साहब हैं अगर हम इनको एक इलेक्ट्रॉन दे दें, क्या करें, हम इनको एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NS2Np6। क्या बना भैया, NS2Np6। सर ये तो मैच कर रहा है किसी से, किससे मैच कर रहा है भैया, ये मैच कर रहा है इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, है ना। अब जो कार्यक्रम हमने इनके साथ किया वही कार्यक्रम हम हाइड्रोजन के साथ करेंगे। ये जो 1s1 है भैया उसको हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देंगे। जब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये बन जाएगा 1s2। क्या बन जाएगा, 1s2। और 1s2 को देख करके आपके दिमाग में बत्ती जल चुकी है कि ये कुछ और नहीं, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन तड़प रहा है एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ताकि वो अपने आप को क्या बना सके, इनर्ट बना सके। इनर्ट का मतलब खुद को स्टेबल बना पाए, है ना। इनर्ट क्या होगा, जो किसी से रिएक्शन ना करे, जो किसी से ज्यादा बातचीत ना करे, उसको बोलेंगे इनर्ट, ठीक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कैसा बिहेवियर शो कर रहा है भैया, लेकर के अपने आप को इनर्ट बना रहा है। और यही हैलोजेंस के साथ भी है, हैलोजेंस भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को इनर्ट बना रहे हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का जो रिजेंबलेंस है वो हैलोजेंस के साथ भी है। अच्छा अब मन में सवाल आता है कि अगर हम एल्कली मेटल के साथ रखेंगे तो हमें हाइड्रोजन को क्या बताना पड़ेगा, मेटल। अगर इनके साथ रखेंगे, इन भाई साहब लोगों के साथ, हैलोजन के साथ, तो हैलोजन खुद क्या है, नॉन मेटल, तो भैया हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। तो सर ये एक्चुअली क्या होता है, मेटल या नॉन मेटल, तो मैं क्लियर कर दूं, आपका हाइड्रोजन नॉन मेटालिक कैरेक्टर का है। हाइड्रोजन क्या भैया, नॉन मेटल है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को इनर्ट गैस बनाने की जो खासियत है वो थोड़ी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू एक इलेक्ट्रॉन दे करके H+ बनाने की, ठीक। तो आपके दिमाग में शायद अब क्लिक कर गया होगा, है ना। इसी वजह से हाइड्रोजन की जो प्लेस है वो डिफाइंड नहीं है। वैसे तो सहूलियत के हिसाब से हम एल्कली मेटल की खोपड़ी पे लगा देते हैं लेकिन डिफाइंड नहीं है। क्लियर है जी, यस सर। मैं आगे बढ़ता हूं, अगला टॉपिक
बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। सुनिएगा क्या लिखा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज तो समझते हो, मुझे कहां पता सर। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बता दें। देखो भैया, मान लो, मैं कह रहा हूं मान लो, है ना, मैंने बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा एक क्या बना दिया, एटम बना दिया है। इस एटम में ये क्या भैया, न्यूक्लियस है। मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाया, बताइए, क्या हमें पॉजिटिव चार्ज लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अभी देखते हैं। देखो भैया, हमारा जो ये न्यूक्लियस है, क्या इस न्यूक्लियस पर कोई चार्ज है? क्योंकि ये कह रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस पर चार्ज। कौन सा चार्ज होगा और क्यों होगा भाई? तो देखो भैया, हमारे इस प्यारे खूबसूरत से न्यूक्लियस के पास क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आता है प्रोटॉन की खोपड़ी पे। इस वजह से हमारा पूरा न्यूक्लियस कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। इतनी बात क्लियर है? यस। और आपका इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है, इस सेल में बाहर की तरफ घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है और इसके अंदर प्रोटॉन है। तो देखो भैया, हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा, न्यूक्लियस की पॉजिटिव। तो यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी की वजह से हमारा एटम क्या है, स्टेबल रहता है, और हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसी के किनारे किनारे रिवॉल्व करता रहता है। इतनी सिंपल बात समझ में आ गई। न्यूक्लियर चार्ज अगर कोई पूछे कि इस एटम के लिए न्यूक्लियर चार्ज बताइए, तो आप क्या बताएंगे, न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। क्लियर है जी? यस। और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में होते हैं? आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो भैया, मेरे को पता है एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। परम सत्य है। अब एक चीज सुनिएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कहूं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F से खींच रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F से खींच रहा है, कौन, प्रोटॉन खींच रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा भैया, यहां पे आपने लिख दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F। लेकिन क्या हमेशा, ध्यान सुनना इस लाइन को, क्या हमेशा हर इलेक्ट्रॉन के लिए यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F आएगा? अब आएगा क्वेश्चन मार्क, है ना, अब आएगा क्वेश्चन मार्क। अब भैया देखना, इस सवाल का जवाब यहां मैं खूबसूरत से इमेज के साथ दूंगा, सुनना ध्यान से। यहां पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन खींच रहा है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, इनका प्यार आराम से चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहां देखना, ये हमने थोड़ा बड़ा बनाएंगे, तो ये जेड क्या है, जेड क्या बताता है, एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। क्या बताता है जेड भाई, जेड बताता है एटॉमिक नंबर के बारे में। इतनी बात ठीक है जी? तो जेड एटॉमिक नंबर है, किसी एटम का एटॉमिक नंबर अगर जेड है तो इसका मतलब वहां पे जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन अवेलेबल होंगे। अब देखिएगा, ये इनर सेल है, या आपके न्यूक्लियस के जस्ट बाद एक सेल है, ये सेल बड़ा सा है बट हमने छोटा पार्ट बनाया है। अगला देखिए, इसके बाद ये दूसरा सेल, इसके बाद ये तीसरा सेल, इसके बाद देखिएगा ये चौथा सेल। इतनी बात क्लियर है जी? यस सर। 4 सेल हमने दिखाए हुए हैं। ऐसा मैं कोई एटम कंसीडर कर रहा हूं जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के बराबर है और यहां पर 4 सेल मौजूद हैं। तो ये जो बाहरी सेल होगा इसी को हम वैलेंस सेल बोलेंगे। तो हम इसको बोल रहे हैं nth सेल है। ये क्या है, यही nth सेल है और यही हमारा वैलेंस सेल है। क्या है भैया, यही हमारा वैलेंस सेल है ना, बाहरी सेल। ठीक, तो ये बाहरी सेल है। अगर ये nth है तो ये भाई साहब एक कम कर दीजिए, n-1th सेल है। इससे एक और कम कर दीजिए, n-2 है। ठीक, और इसके लिए आप लिखेंगे n-3। इतनी बात समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर होना चाहिए पिक्चर। ठीक, यहां और यहां में अंतर क्या है, अंतर यह है कि इस प्रोटॉन को डायरेक्ट प्यार मोहब्बत मिल रही है, वो जहां रहता है उसके खिड़की के सामने रह रही है। तो यहां पर प्यार में कोई रुकावट नहीं है, निगाहें मिल रही हैं। लेकिन यहां पर देखिएगा कुछ समस्याएं आएंगी। कैसे, देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये वो इलेक्ट्रॉन, यही आशिक है, यही प्रेमी है। हम इसको क्या कह रहे हैं, इसका हम आज टेस्ट करेंगे, इस वजह से हम इसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। दोबारा सुनेंगे, इसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, इसकी आशिकी आज परखी जाएगी, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, वो कहां बैठा है, वैलेंस सेल में बैठा हुआ है। अब एक बात देखो, जो इनर सेल हैं, क्या यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इनमें भी भर भर के इलेक्ट्रॉन होंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, है ना। यस, तो देखिए, उनमें से मैं n-1 के अंदर की एक इलेक्ट्रॉन को यहां प्रेजेंट कर रहा हूं और n-2 के एक इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट कर रहा हूं। बाकी इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो, तो इसलिए मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं।
इतनी बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। अब देखो ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ये निश्चित रूप से अपने जेड से प्यार करेगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है भैया, यहां पर खूब ज्यादा प्रोटॉन नंबर्स हैं, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां मौजूद हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन से प्यार मोहब्बत दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? अरे बोलो भैया क्या दिखाएंगे? प्यार मोहब्बत दिखाएंगे। देखना चाहेंगे प्यार मोहब्बत इनका? देखिए ये है इनका प्यार मोहब्बत, इनके बीच में चल रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये इनको खींच रहे हैं। लेकिन जानते हैं आप, अरे भैया इतना प्यार करने नहीं देता ये जमाना, तो देखिएगा क्या होगा। इस इलेक्ट्रॉन को जलन है कि भाई तू मुझे प्यार कर रहा था, तू अगले वाले पे क्यों चला गया, तो इसको क्या होगा, जलन। जलन मतलब रिपल्सन। तो देखिएगा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल क्यों करेगा? साइंटिफिकली सोचते हैं नेगेटिव चार्ज ये क्या करेंगे, दोनों सेम चार्जेस हैं, निश्चित रूप से रिपेल करना चाहिए, तो ये रिपेल करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर वाला जो सेल है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये भाई साहब भी रिपेल करेंगे। तो देखना अब हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन की बात अगर करें तो इस इलेक्ट्रॉन पर ये भाई साहब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, लेकिन दो रुकावटें हैं, वो क्या कर रहे हैं, इनको पीछे की तरफ भेज रही हैं। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, क्या यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F लग रहा है जैसा यहां पर लग रहा था? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर प्यार के पनपने के चांस ज्यादा है, कोई रुकावट नहीं है, यहां पर रुकावट है, मतलब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर अब कम लग रहा होगा। इतनी बात क्लियर है? यस। अगर हम ये मान लें कि चलो ये वाला खींच रहा है F से, ठीक, और जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनको मैं मिला के F डैश बोल दे रहा हूं, मिला के ना, जितनी भी रिपल्सिव फोर्सेस हैं जो इसकी तरफ जा रही हैं और रिपल्सिव फोर्सेस को F डैश बोल दूं, तो मैं रिजल्टेंट क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फोर्स जो कि रिजल्टेंट है, जो कि रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट है। जो रिजल्टेंट फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, आप कहेंगे जो अट्रैक्शन का फोर्स है F अट्रैक्शन माइनस F रिपल्सन कर लीजिए, कोई सरदर्द नहीं है ना, यही करेंगे। यस बॉस। अब एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा, जो हमारा फोर्स F होता है, क्या मैं ये कह सकता हूं वो चार्ज Q पर डिपेंड करता है? भैया ये नहीं कह सकते। अरे भाई कूलम्स लॉ नाम की एक दुनिया थी जिसमें हम कहा करते थे कि दो अगर चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, भैया, रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है भैया, उनके क्वांटिटी के मल्टीप्लाई के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसा पढ़ा था ना? यस। तो वहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो फोर्स है दो लोगों के बीच में वो चार्ज पर डिपेंड करता है, और फिलहाल मैं इस प्रोटॉन के चार्ज से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो सुनिएगा, पहले इस इलेक्ट्रॉन को जब ये लोग ना थे, जब ये लोग नहीं थे, कौन से लोग, इनर सेल नहीं थे, यहां पर कोई इनर सेल है नहीं, जब इनर सेल नहीं थे तो इस इलेक्ट्रॉन को बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा था। किसकी वजह से मिल रहा था? इस जेड प्रोटॉन की वजह से मिल रहा था। तो हम लिखेंगे कि जेड प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब लग रहा था जब इनर सेल मौजूद नहीं थे, लेकिन एटम के अंदर इनर सेल तो होंगे ही, तो वो इनर सेल क्या करेंगे, वो भैया इनको रिपेल करेंगे और इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इन पर ज्यादा लगने नहीं देंगे। इसका मतलब ये जो इनर सेल हैं, ये इनर सेल एक सील्ड का काम करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकला कि चलो भैया इनको प्यार मोहब्बत बांट के आते हैं, लेकिन इन्होंने बीच में क्या लगा रखा, लेयर्स लगा रखी हैं, सील्डिंग कर रखी है, स्क्रीन लगा रखी है, ताकि इन भाई साहब को ज्यादा प्यार ना मिल पाए, इनको ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना मिल पाए। तो मैं इसको जो करेक्टर आपको दिख रहा है ना इनर सेल का रोकने का, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिग्मा से, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिग्मा से। इस सिग्मा को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया ये स्क्रीन का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रोक रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि जेड प्रोटॉन के थ्रू इलेक्ट्रॉन पर लग रहे थे। या बोलते हैं इसी सिग्मा को सील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या सील्डिंग कांस्टेंट। आपने वो सील्ड देखी होगी है ना, कैप्टन अमेरिका की, तो वो क्या करता है, जो उसके ऊपर कुछ भी मार रहा होता है उसके आगे कर देता, रोक देता है। तो ये सील्ड का काम करते हैं इनर सेल, ठीक। तो ये जो सिग्मा है वो रिलेटेड है इनर सेल से। किससे रिलेटेड है भैया, इनर सेल से रिलेटेड है। तो यहां पर हम लिखेंगे जेड माइनस सिग्मा इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव, मतलब कि जेड रिजल्टेंट, इफेक्टिव मतलब रिजल्टेंट। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा होगा, मतलब कितने प्रोटॉन का फील हो रहा होगा, तो आप कहेंगे जेड माइनस सिग्मा। अरे जेड तो फील ही नहीं हो सकता,
क्योंकि इन पे क्या है, इनर्शियल है, तो वो इनर्शियल क्या कर रहे हैं, सिग्मा चार्ज घटा दे रहे हैं और वहां पर थोड़ा कम पहुंच रहा है। तो हम बोलेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होने वाला है, कितने चार्ज का फील होने वाला है, वो जेड इफेक्टिव के बराबर का फील होने वाला है। तो एक चीज हमें यहां पर मिलती है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है मैं बता चुका हूं, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, ये सील्डिंग कांस्टेंट है, इसी को स्लेटर कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि स्लेटर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्वांटिफाई किया, इनकी क्वांटिटीज के बारे में बताया, सिग्मा की क्वांटिटी के बारे में उन्होंने क्या करा है भैया, डेरिवेशन लिख रखा है, उसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहां पर देखो 80-80 मिल गया, 3 स्क्रीनिंग, सील्डिंग एंड स्लेटर कांस्टेंट। ये जेड कौन सा है, ये आपका जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर है। जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो आपको जेड इफेक्टिव मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये शायद आपके दिमाग में पूरी तरह से चला गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा दिमाग खुलेगा। देखना भाई, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, क्या बनाया भैया, न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। मैं कंपैरिजन करूंगा ताकि आपके दिमाग में ना एक फोटो छप जाए इससे रिलेटेड, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी नहीं आया हो, तो भैया जी यहां पर आप एकदम सीख जाएंगे। आइए देख लेते हैं, आपका ये न्यूक्लियस है, तो हमने न्यूक्लियस के लिए क्या बोला भैया, देखो हमने न्यूक्लियस बना दिया, उसमें जेड प्रोटॉन है। हम न्यूक्लियस को एक बल्ब से क्या कर रहे हैं भैया, इसकी एनालॉजी रख रहे हैं, इसको बताना जा रहे हैं कि भैया जो हमारा न्यूक्लियस है वो एक बल्ब की तरह बिहेव करता है। और हमारे जो न्यूक्लियस के बाहर जो ये इनर सेल है, ये कौन है, इनर सेल, N-1 सेल। ठीक, तो ये जो इनर सेल है, इस इनर सेल को हम एक पर्दे से कंपेयर करेंगे। इनर सेल क्या है, एक पर्दे का काम कर रहा है, एक स्क्रीन का काम कर रहा है। अब अगली चीज देखिएगा, अगली चीज देखिएगा, इस पर्दे पर ध्यान सुनना, इनर सेल की वजह से ही तो सिग्मा का जन्म हुआ था, सील्डिंग कांस्टेंट का जन्म हुआ था, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जन्म हुआ था, स्लेटर कांस्टेंट का जन्म हुआ था, इसमें तो कोई शक नहीं है मेरे भाई। यस सर। अब अगली चीज देखेंगे, अब इसके बाद N-1 सेल के बाद अगला आएगा Nth सेल, ये आपका वैलेंस सेल, बाहरी सेल है। अब जो हमारा बाहरी सेल है, हमने उसी पर अपना टेस्ट इलेक्ट्रॉन बिठा रखा है, उसी पर अपना टेस्ट इलेक्ट्रॉन बिठा रखा है। तो ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए आप हैं और आप किताब लेकर के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर ये आप खड़े हैं भाई, ठीक, आप किताब लेकर के खड़े हैं, बल्ब यहां है, बीच में पर्दा है, आप यहां खड़े हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको जेड प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा? क्या आपको यहां पर जो रोशनी होगी, ये पूरी की पूरी रोशनी यहां पर आपकी किताबों में दिखाई देगी? तो जवाब होगा नहीं। आप कहेंगे ये जो पर्दा है, ये जो सिग्मा की क्वांटिटी है, वो घट करके ही हमारे पास पहुंचेगा, मतलब कि इनके पास सिर्फ जेड माइनस सिग्मा पहुंचेगा। और यही जेड माइनस सिग्मा क्या होगा, आपके टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहीं से निकाला जाएगा, इसी को जेड इफेक्टिव कहते हैं। आ जाइए देख लेते हैं, सिग्मा क्या था भैया, सील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया हमारा जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस क्या भैया, बल्ब की तरह, इनर सेल एक पर्दे की तरह जो रोशनी रोक देता है, और आप एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन की तरह। भैया मेरे पे टेस्ट करने लग गए, हाँ भैया किया जा सकता है, कोई बात नहीं, आ जाइए आगे देख लेते हैं। अब एक शब्द आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, कुछ कठिन नहीं है भाई, बहुत आसान काम है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट जो स्क्रीन करने की वजह से, चीजों को रोकने की वजह से पैदा हुआ हो, उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। यहां पर हमें दिख रहा है, ये पर्दा दिख रहा है ना, हाँ, तो इसी के इफेक्ट की हम चर्चा करेंगे। लाइन पढ़ेंगे, देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्रीन बिटवीन टेस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये जो पापी दुनिया है, वो आपके प्यार और आपके बीच में पड़ी हुई, इसी वजह से प्यार क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अच्छा जी, इसीलिए जो डिस्टेंस से प्यार कर रहे होते हैं, है ना, ज्यादा दूर चले जाते हैं, उनमें धीरे धीरे प्यार घटने लग जाता है और वो चीज खत्म हो जाती है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। इतनी लाइनें समझ आई क्या, पहले देख लो भैया जी, इतनी लाइन क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर स्क्रीनिंग शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि ये स्क्रीन का काम कर रहा है। इसी को हम सील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते थे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सील्डिंग इफेक्ट। मैं लिख देता हूं SHIELDING। सील्डिंग इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं भैया? क्यों? क्योंकि हमारा ये पर्दा सील्ड का काम कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। आनंद आया होगा। अब पढ़ाते हैं हम आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये ऐसा टॉपिक है जिसको शायद ऐसे चुटकियों में भगा दिया जाता है, लेकिन बच्चा क्लियर ही नहीं हो पाता।
क्लियर करूंगा, बाकायदे मैं टाइम लूंगा। मैंने यही बोला है इनऑर्गेनिक मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाइए। ये मत सोचिए थोड़ा सा भैया वीडियो ना बड़ी हो गई 15 मिनट की, नहीं भाई साहब। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप जो मैं कहता हूं ना कि आप अपने 100 आवर्स बचाइए, वो नहीं बचा पाएंगे। क्या होता क्या है एक्चुअली कि आप अलग अलग सीक्वेंस पढ़ लेते हैं, फिर आप उनको कोरिलेट नहीं कर पाते, बार बार उसको रट्टा मारते हैं, और इतना रट्टा मारने में भैया थ्रू आउट ईयर आप 100 आवर्स निश्चित रूप से बर्बाद करते हो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो वही मुझे बचाना है, ध्यान से सुनना है आपको। पेनिट्रेशन इफेक्ट नाम से क्या मतलब समझ में आ रहा है? पेनिट्रेशन का क्या मतलब होता होगा बताइए? पेनिट्रेट करने का क्या मतलब होता है? कहीं पे जबरदस्ती घुस जाना पेनिट्रेशन ही है ना। मान लो एक शो चल रहा था, फिर क्या हुआ, ये आपकी क्लास है, आप क्या हुए भैया, क्लास चलती क्लास में आप क्या हुए, घुस गए भैया, जलती क्लास में घुस गए बिना पूछे। तो क्या होगा, जो यहां मास्टर साहब खड़े होंगे आपके, वो गुरुजी बोलेंगे भैया तुम क्या कर रहे हो, पेनिट्रेट कर रहे हो, जबरदस्ती हमारे यहां घुसते जा रहे हो। अब ये समझना कि किस तरीके से आपकी केमिस्ट्री में ये काम आने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। सुनते होगे कि ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट ऐसा हो जाता है, लेकिन आज उसको हम क्लियर कर लेते हैं। आइए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन n = 2, मैं आपको एक चीज पहले समझाता हूं, फिर मैं यहां पे लेके आता हूं। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज पढ़ी होगी कि जब आपके एटम के सेल नंबर 2 में, ध्यान सुनना, सेल नंबर 2 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो 2s और 2p जो कि उन्हीं के क्या है, सबसेल हैं, उनकी एनर्जी बराबर होती है, डीजनरेट होते हैं। यह चीज आपको पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। मैं वहीं के कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज करने वाला हूं। इफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन n = 2, मतलब सेल नंबर 2 के अंदर अगर प्रेजेंट नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन, अरे जब इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है तो 2s और 2p का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं बचा। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जनरेट ही तब होता है, क्रिएट ही तब होता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि हम कहते क्या है, ऑर्बिटल क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। उस वाले को क्या करिए, डॉटेड लाइन लगा दीजिए, जहां पर ज्यादा डेंसिटी है उसी को ऑर्बिटल बोल दीजिए। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो आप क्या कह सकते हो, इसका मतलब ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस एक तरीके से नहीं है ना। तो अगर हम कहें कि चलो एग्जिस्टेंस है भी, क्या अगर एग्जिस्टेंस है भी, लाइन ध्यान सुनना, अगर एग्जिस्टेंस है भी तो हम ये जरूर कहेंगे कि भैया 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी, यहां अलग हो ही नहीं सकती। अलग तब होगी जब दोनों में इलेक्ट्रॉन होंगे, और वही मैं यहां पे समझाऊंगा। ठीक है, आइए देख लीजिए। ये हमने एक एटम बनाया हुआ है जिसमें ये क्या है, सेल नंबर 1, और ये रहा आपका सेल नंबर 2। यहां सेल नंबर 2 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पे आप ऐसे समझिए, यहां पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, सेल नंबर 1 में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेल नंबर जो 2 है वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। सेल नंबर 2 के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब अगली चीज सुनिएगा, यहां पर देखिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर ध्यान सुनना, अगर मैं कह रहा हूं कि n = 2 के अंदर, ठीक है, यहां मैं कहूं आपसे कि बताइएगा कि यहां पर कौन कौन से सबसेल्स होते हैं, तो आप कहेंगे भैया वहां पे 2s होता है और 2p होता है। कौन कौन होता है, 2s और 2p होता है। अच्छा एक बात बताइए, 2s देखने में कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, वो न्यूक्लियस के किनारे किनारे एक स्फेयर बना रहा होगा। तो ये मैंने एक स्फेयर बनाया है, इसको आप स्फेयर समझिएगा। ठीक है, ये आप सेल की तरह मत समझिए, इसको क्या समझिए, स्फेयर समझिए। तो ये स्फेयर है। अच्छा जी, ध्यान से सुनना भैया जी, मैंने क्या बोला, ये तो 2s है, ये क्या है, 2s है। 2p कैसे बनाया जाता है, कुछ याद आ रहा है, 2p कैसे बनाया जाता है? तो देखो p ऐसे बनाया जाता है, p ऑर्बिटल को हम ऐसे बनाते हैं, ये है p ऑर्बिटल, ये क्या है, ये है p ऑर्बिटल। तो यहां बीच में न्यूक्लियस है और एक डंबल इधर, तो इसको कहते हैं p ऑर्बिटल। तो मैं आपको ये भी समझा चुका हूं कि p ऑर्बिटल कैसे बनेगा। ठीक, तो देख लीजिएगा, यहां मैंने अभी p ऑर्बिटल आपके सामने प्रस्तुत किया। ये मैं जो दिखा रहा हूं ये p ऑर्बिटल है, दोबारा देख लें, ये क्या है भैया, ये हमारा p ऑर्बिटल है। तो ये जो बनाया अभी मैंने वो हमारा 2p ऑर्बिटल। ठीक, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन डाला नहीं गया है, तो 2s और 2p की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहां कहीं पे मर्ज होते हुए नजर आएगी। देखो भैया, जो हमारा 2p होता है वो ऐसा होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होती है, न्यूक्लियस से दूर होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर होती है, इस तरीके से। ठीक है, आप देखेंगे उसके लिए मैंने एक यहां पे क्या बना दिया, देखिए ये मैंने क्या बना दिया कि इस लाइन पर ही 2s भी है और इसी पे आके 2p रुक रहा है, तो ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा,
तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि देखो भैया, जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो 2s और 2p जो है न्यूक्लियस से सेम दूरी पर होंगे। जब ये न्यूक्लियस से सेम दूरी पर होंगे तो 2s और 2p दोनों की एनर्जी बराबर होगी, क्योंकि जो एनर्जी है वो दूरियों पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। बोर बाबा ने ये लाइनें बताई थी, बस मैं उसी चीज को ऑर्बिटल के लिए लगा के आपको समझा रहा हूं। अच्छा, जब 2s और 2p की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही जगह पर है तो न्यूक्लियस और इसके बीच में दूरी सेम है 2s और 2p दोनों के लिए, इसका मतलब दोनों की एनर्जी सेम है। ठीक है, तो 2s एंड 2p हैव सेम एनर्जी। अच्छा बात है भैया। अब देखो क्या है, डीजनरेट एनर्जी लेवल्स है। अरे दो लोगों की एनर्जी अगर सेम हो जाए तो उसको बोला जाता है डीजनरेट एनर्जी लेवल। तो इनकी एनर्जी क्या है भैया? सेम है। ये कहानी कब की समझा रहा हूं मैं? जब हमारे n = 2 के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगली संकल्पना यह है, अगला सवाल आपके सामने यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि अक्सर हमें यही देखने को मिलेगा, ये तो कभी कभार देखने को मिलेंगे, है ना, लेकिन अगर हमें यह दिखता है कि हमारे भैया n = 2 में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अब अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो क्या असर पड़ता है वो सीखिए। देखिए भैया, अब हमने क्या बताया, 2s के अंदर भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, 2p के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। होगा क्या? ध्यान से सुनिएगा। जब 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को कहां फैलना है भैया? उसका क्लाउड कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल क्लाउड के बीच में कौन बैठा है? न्यूक्लियस बैठा है। वो न्यूक्लियस क्या करेगा? हर तरफ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन तो पूरा फैला हुआ है स्फेयर में, तो हर तरफ से जब खींचेगा तो होगा क्या? ये समझना भाई। अगली लाइन ध्यान से सुने सब लोग। क्या बोला मैंने भैया? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा ये जो न्यूक्लियस है वो 2s के स्फेरिकल्स को क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इस तरीके से अपनी तरफ खींच रहा है, और जब वो इस तरीके से खींचेगा तो क्या होगा? श्रिंक होगा, छोटा हो जाएगा। वो जो बॉल थोड़ी बड़ी थी वो दब करके छोटी हो जाएगी, क्योंकि सेंटर पर बैठा हुआ न्यूक्लियस उसको हर तरफ से खींच रहा है, और जब खींचेगा तो क्या होगा? छोटा होगा। तो देखिएगा, इससे ये हमने छोटा बना रखा है। छोटा क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि ये क्या है? स्फेयर है, और वो स्फेयर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कौन खींच रहा है? हर तरफ से न्यूक्लियस खींच रहा है, तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया। लेकिन ध्यान सुनना, 2p की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर रहती है। कहां रहती है? वो इधर रहती है। तभी तो देखो यहां पतला रहता है और यहां पे इस तरीके से रहता है, यहां पर ज्यादा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो क्या ये न्यूक्लियस इस 2p के इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा विद रिस्पेक्ट टू 2s? तो आप कहेंगे नहीं। 2s में स्फेरिकल होने की वजह से वो अंदर की तरफ चिपक आएगा। ध्यान सुनना, अगर ये अंदर आएगा तो एक बात बताओ, जो मैंने ये लाइन बनाई थी उस लाइन से अंदर मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? ये स्फेयर बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, आप देख लीजिए 2p कहां होगा। ध्यान से देखिए, 2p अभी भी वहीं प्रेजेंट है। 2p अभी भी वहीं प्रेजेंट है। 2p जहां पे था वहीं प्रेजेंट है, लेकिन इस वाली लाइन से अंदर की तरफ कौन आ गया? अरे बोल दो ना यार, s ऑर्बिटल आएगा। अब सुनना, न्यूक्लियस की तरफ कौन आ गया भैया? s ऑर्बिटल आ गया। इसका मतलब वो बॉर्डर लाइन से अंदर घुसा जबरदस्ती। यस, इसका मतलब वो पेनिट्रेट कर गया। क्या करा? पेनिट्रेट कर गया। किसके इलाके की तरफ बढ़ रहा है? न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके को मैंने आपको समझाया कि क्लास चल रही है, चलती क्लास में आप घुस गए तो पेनिट्रेशन है, उसी तरीके से एक इलाका है, एक जगह है न्यूक्लियस के इंपैक्ट का, उसके अंदर कौन घुसता जा रहा है? s घुस रहा है, मतलब यहां पर पेनिट्रेशन हो रहा है। तो s ऑर्बिटल का इस तरीके से श्रिंक होना, छोटा होना, पेनिट्रेशन इफेक्ट के अंदर आता है, उसके अंदर कंसीडर किया जाता है। यस, अब अगली लाइन सुनो। ये जो 2p का ऑर्बिटल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूं। ये मत सोचना मेरे भाई कि वक्त लग रहा है, वक्त लगने दो, थोड़ा मोड़ा लग जाएगा, लेकिन बहुत टाइम आपका बचेगा। सुनिएगा, अब आपका जो 2p का इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखेंगे भैया, 2p का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा कहां चला गया? बाहर। मतलब अभी कहां है? बाहर की तरफ। 2s अंदर है। अब देखो होगा क्या? पेनिट्रेशन समझ में आया? s ऑर्बिटल का छोटा होना इज पेनिट्रेशन। वो क्या कर रहा है? पेनिट्रेट कर रहा है, अपनी जगह से शिफ्ट होकर के अंदर की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने सील्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, वो यहां पे लगने वाला है। ऑर्बिटल के केस में स्क्रीनिंग बहुत ही लॉजिकल है। सुनना, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है,
अब देखो होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या ये न्यूक्लियस खींचना नहीं चाहेगा? अरे खींचना चाहेगा, लेकिन 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 अभी देखो ध्यान सुनना, यहां एस ऑर्बिटल है, यहां मैं मान लो क्या हूं? न्यूक्लियस। यहां पर क्या है? एस ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल यहां प्रेजेंट है। पी ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर की तरफ प्रेजेंट है। मेरे को क्या करना है एज ए न्यूक्लियस? इसके 2p के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचना है, लेकिन खींचने से मना कौन कर रहा है? अरे ये सील्ड, वो 2s ऑर्बिटल कह रहा है मैं तुम्हारे बहुत करीब आया हूं, तो सिर्फ अपनी मोहब्बत, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुझ तक रखिए, 2p तक मत जाने दीजिए। तो यहां पर किसका कॉन्सेप्ट लगा? सील्डिंग कॉन्सेप्ट लगा। ये जो 2s है वो सील्ड कर रहा है, वो स्क्रीन कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस को, तभी ये जो न्यूक्लियस है वो 2p के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ नहीं पा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। और दूसरी चीज एक और होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है भैया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और यहां पर बैठा हुआ जो चार्ज है वो भी नेगेटिव है। यहां पर भी जो चार्जेस हैं वो क्या हैं? यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा रहा हूं मैं, ये क्या दिखा रहा हूं? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बता रहा हूं। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या करेगा? इनको रिपेल करेगा। किसको? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p के अंदर, उनको रिपेल करेगा। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने नहीं दे रहा, दूसरा रिपेल करके क्या कर रहा है? उसको दूर कर रहा है। तो होगा क्या? ये जो 2p है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेकर के थोड़ा सा दूर चला जाएगा, कहेगा भैया मेरे को ज्यादा रिपल्सन करने हैं नहीं है। अब देखिए अगला लाइन, अगली लाइन समझिएगा, अगली लाइन समझिएगा मेरे भाई। ये देखिएगा यहां पे मैंने क्या दिखाया हुआ है? पहली वाली ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, वो वही वाली लाइन है जो पहले थी। ठीक, अभी थोड़ा अंदर आ गया तो ये वाली लाइन किसको बता रहा है? अपने एस ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, 2s ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। अब अगली चीज देखिएगा क्या होगा। यहां पर देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया कि भैया ये एस ऑर्बिटल तो उतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन पी ऑर्बिटल की साइज थोड़ी सी वो क्या कर जाएगा? स्ट्रेच कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा दूर चले जाएंगे। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किससे दूर चले गए? न्यूक्लियस से। और अगर न्यूक्लियस से दूर चले गए इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। एनर्जी डिफरेंस क्यों आया? अब वो समझ लीजिए, यहां समझ में आएगा। पहले इस वाली लाइन पर 2s भी था, 2p भी था। इस वाली लाइन पर 2s भी था, 2p भी था, लेकिन अब क्या होगा? 2s अंदर आ गया, लेकिन 2p थोड़ा दूर चला गया। 2p का दूर जाना सील्डिंग इफेक्ट की वजह से है, 2s का अंदर आना पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से है। और यहां पर देखें, कृपया ध्यान से देखें, इस न्यूक्लियस से 2p की दूरी, इस न्यूक्लियस से 2p की दूरी ज्यादा होगी, लेकिन इस न्यूक्लियस से 2s की दूरी कम होगी। तो क्या होगा भैया? डिफरेंस आ गया दूरियों में। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो दूर है न्यूक्लियस से, तो भैया यहां एनर्जी डिफरेंस आएगा। और अगर एनर्जी डिफरेंस आएगा तो हम क्या बोलेंगे? 2s और 2p में क्या होगा भैया जी? जो हमारा 2s होगा उसकी एनर्जी लोअर होगी और 2p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या मिलेगा? 2s एंड 2p हैव डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस क्या है? अंतर में आ रहा है। अच्छा, अगला देखिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? 2s और 2p में 2s जो होगा वो कम एनर्जी का होगा विद रिस्पेक्ट टू 2p। ये चीज तो नहीं समझते होंगे डिस्टेंस और एनर्जी रिलेशनशिप से। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिजेनरेसी लॉस कर गई। जो यहां पर मैंने बोला था कि 2s और 2p की एनर्जी सेम है, तो हम कहते हैं डिजेनरेसी वहां पर है, दोनों बराबर एनर्जी लेवल के हैं। जब वो बराबर एनर्जी लेवल के नहीं रहे, 2s कम हो गया, 2p ज्यादा हो गया, मतलब डिजेनरेसी लॉस कर गई। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 2s और 2p में पेनिट्रेशन पावर किसका अच्छा है? कौन पेनिट्रेट करता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस? आप कहेंगे भैया अभी तो बताया 2s है ना, तो आप बोलेंगे पेनिट्रेशन पावर ऑफ 2s इज हायर देन 2p। अगला देख लीजिए, सील्डिंग इफेक्ट किसका अच्छा है? ऑब्वियसली यार s ऑर्बिटल सील्ड कर रहा है, तभी तो 2p पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस नहीं लगा पा रहा है। तो यहां पर भी आप यही लिखेंगे कि 2s इज ग्रेटर देन 2p। ठीक, तो देख लीजिए सील्डिंग पावर, सील्डिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन पावर का सेम ऑर्डर है। अब मैं यहां पे कुछ चीजें जनरलाइज करूंगा, देखिएगा यहां पर मैं जनरलाइज करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि s ऑर्बिटल अंदर की तरफ आ गया, इसका मतलब s का पेनिट्रेशन पावर अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू p के, है ना। चाहे ये 2s हो, चाहे 2p हो, चाहे ये 3s हो, चाहे 3p हो, यही चीज हमें हमेशा देखने को मिलेगी। अच्छा, अब अभी हमने जो समझा वो s और p में समझा, इसी तरीके से d और f में भी समझा जा सकता है। देखिएगा मैं अंतर समझा देता हूं। p ऑर्बिटल में क्या होता है? अगर ये न्यूक्लियस है तो ये मान लो कुछ ऐसा है, मान लो 2p ऐसा है, तो d में कैसा होगा? देखिए ध्यान से, d में बहुत ऊपर जाके ऐसा पतला पतला होगा। देखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत दूर होता है, d के अंदर बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है। d क्यों बोला जा रहा है? d फॉर डिफ्यूज्ड।
ठीक है, और ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर होते हैं। तो यहां पर इस तरीके से, यहां पतला होता है, लेकिन यहां पे क्या देखो, यहां पे तब भी पी ऑर्बिटल में ठीक ठाक यहां पे मोटाई होगी। समझ गए ना बात? अभी मैंने एक डंबल बनाया डी का, डी में कितने डंबल होते हैं? 2। अभी एक डंबल है, एक और बना लीजिएगा। ठीक, कहानी समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ, पी और डी में साइज में भी अंतर है। जो हमारा डी है वो और ज्यादा डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज्ड होने का क्या मतलब है कि आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है न्यूक्लियस से दूर है। इसका मतलब जो ऑर्बिटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को न्यूक्लियस से दूर रखेगा, क्या वो सील्डिंग कर पाएगा? नहीं। न्यूक्लियस के जो करीब होगा वही तो रोकेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। इसका मतलब वो पी के भी पीछे आएगा। तो चलिए उस पर बातचीत कर लेते हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं। क्या लिखा है? पेनिट्रेशन पावर, तो आप कहेंगे कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। तो पेनिट्रेशन पावर एस की ज्यादा है, फिर पी की, फिर डी की। आज शायद आपको क्लियर हुआ होगा, आज तक शायद आप रटते रहे होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि साइज में ही जो आपका, साइज नहीं बोलेंगे, ओरिएंटेशन है, साइज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो दूरी है न्यूक्लियस से, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, वो उन सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो वही देखने को मिलेगा, एस पी डी एंड एफ। एस भैया एक बात सिंपल है यार, ये तो बहुत आसान है शील्डिंग वाला। ये हमारा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बगल में जब एस ऑर्बिटल होगा तब सबसे अच्छी शील्डिंग हो पाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस से निकला हुआ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको वो रोक देगा, क्योंकि सबसे पड़ोसी है, बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से आप इस तरीके से याद भी रख पाते हो। चलिए जी, अब मैंने बोला ना, हर चीज को थोड़ा सा क्या करते हैं, किसी चीज से रिलेट कर देते हैं तो दिमाग में ज्यादा देर तक वो टिका रहता है। अभी देखिएगा, ये हमारा एस ऑर्बिटल है, ध्यान दीजिएगा, ये एस ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है। ये जो पर्दा है, मैं ये कह रहा हूं, ये जो पर्दा है ये एस ऑर्बिटल है, ये जो न्यूक्लियस है, और यहां पर आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सबसे बगल में ये बैठा हुआ है, नो डाउट। लेकिन ये जो एस ऑर्बिटल है ना, ये थोड़ा मोटा पर्दा है। कैसा है? मोटा पर्दा है। अगर ये मोटा पर्दा होगा तो तुम्हारी किताब में कुछ दिखेगा? अरे नहीं दिखेगा ना भैया, क्योंकि यहां पर क्या करेगा भैया, ये लाइट को रोक देगा। यहां से निकले हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एस ऑर्बिटल अच्छे तरीके से सील्ड कर देगा, स्क्रीन कर देगा, जिसकी वजह से आपके न्यूक्लियस से निकला हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके टेस्ट इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि यहां पे सील्डिंग पावर एस ऑर्बिटल की ज्यादा होती है। अब आइए पी ऑर्बिटल को समझा देता हूं। अभी चीजें वही हैं, लेकिन अब की बार का पर्दा थोड़ा फटा पुराना पर्दा है, हल्का सा, इससे थोड़ा हल्का पतला पर्दा है। अगर पतला पर्दा होगा तो लाइट निकल के आएगा, आपकी किताब में कुछ तो दिखाई देगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर लाइट ज्यादा निकल के इसको मिल रही है। इसका मतलब ये ज्यादा रोक नहीं पा रहे हैं लाइट को। अगर ज्यादा रोक नहीं पा रहे हैं मतलब अच्छी सील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से एस ऑर्बिटल के बाद आता है पी ऑर्बिटल। आइए अगला दिखाते हैं। ये हमारा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में देखो बीच बीच में छेद है, पर्दे में क्या छेद है। अब यार पर्दे में छेद रहेगा, लाइट जलेगी तो आपकी किताब में दिखाई देगा। मतलब ये जो डी ऑर्बिटल का पर्दा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कह रहा है, भैया जाओ तुम पकड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है भैया, निकल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा एफ ऑर्बिटल है। एफ ऑर्बिटल को एफ से समझो। एफ से क्या हो जाएगा? फटा पुराना पर्दा। एस से क्या है? सॉलिड पर्दा, सॉलिड ऐसे बढ़िया वाला पर्दा। ठीक है, तो ये फटा पुराना पर्दे में क्या होगा, खूब ज्यादा आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस से चलेंगे वो कहां पे मिलेंगे? टेस्ट इलेक्ट्रॉन को मिलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई है? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई है क्या कि हाँ भैया, जहां पे एफ ऑर्बिटल होगा वहां पे न्यूक्लियस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से अंदर खींच सकता है, क्योंकि ये फटा पुराना पर्दा होता है। ये रोकने की क्षमता नहीं रखता, इसके अंदर रोकने की ताकत ही नहीं है। ये कह रहा है भैया तुम जाओ, मैं तो ऐसे ही फटे पुराना हूं यार, लाइट है, निकलो तुम यहां से। ठीक, जाओ अपने टेस्ट इलेक्ट्रॉन को बढ़िया रोशनी दो। ठीक, लेकिन यहां पर क्या है, ये रोशनी नहीं देने देगा। क्लियर है ना? अब शायद चीजें आपको याद रहेंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लेकिन जाते जाते आपको जब ये पीपीटी मिलेगी तो उसमें होमवर्क भैया करते जाइएगा। क्या करिएगा? होमवर्क करते जाइएगा। चलिए मैं आपको होमवर्क दिखा देता हूं। एक बार मैं आपको होमवर्क दिखा देता हूं। आपको कुछ ऐसा होमवर्क मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होमवर्क मिलेगा। होमवर्क से यहाँ पे स्लाइड लगाई जाएगी। ठीक, और उसका आंसर की सबसे लास्ट में दिया जाएगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे? होमवर्क कर लेंगे। ठीक, ओके, तो आंसर की दे दिया तो उससे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए और जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर।